हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज आपको बताएं कि हमने इससे पहले जो वीडियो क्लास 12 की बनाई थी उसमें जो है हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन और हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिएगा, ओके। और एनसीईआरटी की बुक में केमिकल रिएक्शन लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। और उसमें लिखा था रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब इसमें रिएक्शन लिखी गई तो आपको हम एक एक करके बताएंगे। तो यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? बात नहीं कर देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा बातें ना करो, समझ नहीं आएगा। जितना साइलेंट हो सकता है उतना रहिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहले तो फैमिलियर होना चाहिए, ये एक एसिड है। अच्छा सी, जैसे हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं, सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? मेथेनोइक एसिड। हाँ बेटा, मेथेनोइक एसिड है। और ये जो H हटा के हमने यहाँ पर CH3 लगा दिया तो CH3COOH क्या हो गया? ये एसिटिक एसिड दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपका क्या है? एसिटिक एसिड है। ये हमारा फार्मिक एसिड है। तो फार्मिक एसिड के बारे में बात करें, इसका आईपीएसी नेम क्या है? इसका आईपीएसी नेम है मेथेनोइक एसिड। इसका आईपीएसी नेम है एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर ओइक लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले समझना है, इसमें दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लीज साइलेंट। दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ OH और ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड भी टूटने से होने वाली रिएक्शन और OH बॉन्ड टूटने से होने वाली रिएक्शन, ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड CO बॉन्ड। आपने अल्कोहल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा अल्कोहल में भी CO बॉन्ड टूटता था, OH बॉन्ड टूटता था। तो ये एक सिमिलरिटीज है ध्यान रखने वाली। जब हम लोग अल्कोहल चैप्टर पढ़ते तो अल्कोहल में OH के बीच का बॉन्ड टूटता था और आपको याद होगा CH2 और OH में ये CO के बीच का बॉन्ड टूटता था। तो अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन जनरली दो तरीके से होती है, ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ OH, ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड। इसी तरीके से आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं तो इसमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की दो तरीके से होगी। तो यहाँ पर समझिए COOH, तो COOH में OH के टूटने से होने वाली रिएक्शन और कौन सा बॉन्ड टूटेगा? COOH है, तो यहाँ पर CO बॉन्ड टूटने से होने वाली रिएक्शन। इसमें दो तरीके की मेन कॉमन रिएक्शन है जनरली, जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ OH और ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ CO। एक एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर पूरा कंसंट्रेट करते ना तो हमारा काम आसान हो जाता है। नहीं तो वही चीज को अगर आप जब कंसंट्रेट नहीं करते, वही चीज आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते, तब जाके जब कंसंट्रेट होता तभी आप समझ में आता है। तो आप 4 बार के लिए क्यों पढ़ना चाहते हो? एक बार ही में अच्छे से पढ़ लो। उसके लिए आपका ध्यान बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब आप ध्यान कहीं और है, पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, तो आप सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? रिएक्शन ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड और रिएक्शन ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्शन ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड। जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है पहली हेडिंग, उसी हिसाब से। तो रिएक्शन किसकी वजह से बताने जा रहे हैं? रिएक्शन ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ, यस, ये देखो OH बॉन्ड टूट रहा है। तो देखो बच्चा, रिएक्शन ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड के टूटने से होने वाली केमिकल रिएक्शन। अब क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, एसिडिक कैरेक्टर की, किसकी? एसिडिक कैरेक्टर की। तो देखो बेटा, इधर देखिए, हम R ले लें चाहे CH3 ले लें, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से। याद है अल्कोहल की? हम कनेक्ट करें अल्कोहल में OH बॉन्ड टूटता था Na द्वारा। Na कौन है? Na कौन है?
ये बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ, सोडियम एसीटेट, ये साल्ट बन गया बेटा। तो साल्ट क्यों बन गया, ये हमारा सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर रिएक्टिव है, इसने यहाँ से बॉन्ड टूटकर हाइड्रोजन गैस दे दी। ये कौन सी गैस निकल गई, 1 हाइड्रोजन को हम ½ लिखेंगे। तो याद रखिए जब किसी मेटल को अगर हम एसिड में डालते हैं तो सबको पता है क्या बनता है, साल्ट प्लस और हाइड्रोजन। समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना तो ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटा बेटा, OH बॉन्ड। इसी तरीके से ये वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है और वीक एसिड की रिएक्शन अगर हम करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से तो ये तो OH माइनस आयन ज्यादा दे देगा, जल्दी देगा, ज्यादा डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन ये वीक एसिड है, ये कम H प्लस आयन देता है, तो फिर भी यहाँ साल्ट क्या बनेगा, जल्दी बताइए। जितने H प्लस आयन होंगे, ये जितने भी H प्लस आयन देगा वो सब के सब इसके द्वारा डिसोसिएट हो जाएगा और सॉल्ट क्या बन जाएगा, जल्दी से बताइए, सोडियम एसीटेट। ये हमारा कैसा साल्ट है, जल्दी से बताइए, ये कैसा सॉल्ट है बताइए, बेसिक। ये हमारा सॉल्ट जो है बेसिक सॉल्ट है। क्यों, सोडियम एसीटेट को हम लिखते हैं CH3COONA। अगर हम इसको वाटर में डाल के इसकी हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब ये बेसिक साल्ट है। एसिडिक बेसिक दो तरह के साल्ट है यहाँ पर। एसिडिक तब होता है जब पीएच 7 से कम हो। आप सोडियम एसीटेट लाए, आपने वाटर में डाल दिया, उसका पीएच चेक किया तो आपने पीएच पाया 7 से ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये हमारा साल्ट किससे मिलकर बना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो वीक एसिड कम H प्लस आयन देगा, स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा H माइनस आयन देगा, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका ही प्रोडक्ट फेवर होगा। तो सॉल्यूशन बेसिक क्यों हो जाएगा, सॉल्यूशन बेसिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि एसिड बेस की रिएक्शन से साल्ट बनता है। तो यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एसिटिक एसिड। वैसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है एसिड का, OH बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर हम आपसे ये कहें कि NaHCO3 से रिएक्शन करा दो, NaHCO3 का फॉर्मूला सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों बताओ, ये खाने वाला सोडा है, लोग इसे खाने वाला सोडा भी तो कहते हैं, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा ये वीक एसिड है, इसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा, बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, Na यहाँ लग जाएगा और क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर बना CH3COONA 60 बन गया, प्लस CO2 बन गया प्लस H2O बन गया। तो अगर आप एसिटिक एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं तो आपके सामने ये देखो OH बॉन्ड टूटा। कौन सा बॉन्ड टूटा है, CH3COOH। तो अगर आप ध्यान से देखो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये H और ये H मिलकर और एक O H2O निकल गया, CO2 निकल गया, Na यहाँ पर लग गया, OH बॉन्ड टूटेगा। समझ में आ गया। तो चाहे आप रिएक्शन करा रहे हो NaOH से, कास्टिक सोडा से, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट से, दोनों में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, OH। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई। आप अगर देखना चाहें आप अपनी बुक में देख सकते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। द कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक एल्कोहल, सुनना ध्यान से, द कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक एल्कोहल्स इवॉल्व हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड फॉर्म साल्ट विद एल्कलीज सिमिलर टू फिनॉल। सिमिलर टू फिनॉल इसमें लिखा है एल्कली के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सिमिलर टू फिनॉल का मतलब जानते हो, फिनॉल जानते हो, फिनॉल भी एसिडिक होता है, अल्कोहल एसिडिक नहीं होता है। फिनॉल के केस में आपको पता होना चाहिए, फिनॉल में क्या होता है C6H5OH। तो ये OH बॉन्ड इसकी रिएक्शन कराते थे NaOH से, तो ये H एसिड है, ये निकल जाता था, साल्ट बन जाता था। चाहे सोडियम से रिएक्शन कराओ, आपको याद है ऐसे अल्कोहल वो सोडियम से तीनों रिएक्शन कर लेंगे, आपको पता है C2H5OH और प्लस C6H5OH और प्लस CH3COOH, ये तीनों H हट जाएंगे, सोडियम से रिएक्शन कर लेंगे। ये तीनों के तीनों किससे रिएक्शन कर लेंगे, सोडियम से। और सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए देखो भाई अल्कोहल से भी OH टूट जाएगा, फिनॉल से भी OH हट जाएगा और एसिड से भी OH हट जाएगा। एसिड तो वैसे भी OH बॉन्ड H प्लस आयन देते हैं और फिनॉल भी रियल में एसिडिक होता है, तो इसलिए ये दोनों जल्दी H प्लस आयन देंगे। लेकिन ये तुम्हारा H प्लस आयन जल्दी नहीं देता है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए OH बॉन्ड टूट रहा है। समझ में आ गया। एक्चुअली अल्कोहल इज नॉट एसिडिक, समझ में आ गया, बट इन प्रेजेंस ऑफ हाईली एल्कली मेटल्स, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम पोटेशियम,
तब जो है ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गया। अगर हम बात करें फिनॉल की, एसिटिक एसिड की, तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक है कि एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, तो ये आपको ध्यान से समझना होगा। फिनॉल थोड़ा ज्यादा एसिडिक एसिड होगा, मतलब ज्यादा एसिडिक होगा, एसिटिक एसिड थोड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं फिनॉल में ये प्लस आई इफेक्ट होता है, एसिडिक एसिड में यहाँ कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट है। C6H5 में अल्कोहल एसिडिक होते नहीं। हाँ, अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो इसकी रिएक्शन NaOH से कराओ, तो अल्कोहल कायदे में NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब तुम ज्यादा कंसंट्रेट ले लो NaOH, ज्यादा OH माइनस आयन चारों तरफ फैला दो तो भले ये H+ आयन दे दे। समझ में आ गया। वैसे नॉर्मली NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, ये दोनों NaOH के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। समझ में आ गया। क्योंकि NaOH OH माइनस आयन देता है और ये H+ आयन देता है, दोनों को मिलेंगे, वाटर निकलेगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन ये अपनी तरफ से H+ आयन नहीं देता। जब ड्रास्टिक कंडीशन होगी, बहुत सारे OH माइनस आयन उसके चारों तरफ होंगे, तब इसका OH बॉन्ड टूटेगा। समझ में आ गया। या सोडियम से रिएक्शन करा दो ज्यादा रिएक्टिव मेटल से, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों चीजों को भी कंपेयर करना चाहिए हमें, तो जिससे पता चले कि जो रियल में कि हम जो एसिटिक एसिड पढ़ रहे हैं वो वीक एसिड है। ऐसा एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। तो समझ में आ गया। ये किससे रिएक्शन कर रहा है, मैंने किससे रिएक्शन कराई, आप सोडियम से रिएक्शन कराई, आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराई एसिटिक एसिड की, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई, आपने तीनों के साथ रिएक्शन कराई, और तीनों में कॉमन चीज क्या हो रही है, OH बॉन्ड टूट रहा है। क्योंकि ये बेस है तीनों, या ये रिएक्टिव मेटल है, तो ये एसिड में डालोगे तो रिएक्टिव मेटल H+ आयन निकालेगा वहां से हाइड्रोजन गैस, तो OH बॉन्ड टूटेगी तीनों के केस में, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई है, आप पढ़ सकते हो इसको, अच्छे से समझ सकते हो। लास्ट में लाइन क्या लिखी है, कार्बोक्सिलिक। हाँ, ये पढ़ लिया आप लोगों ने, इसे पढ़ लो ध्यान से। और सुनो, हाँ बेटा, इसमें लिखा हाउएवर अनलाइक फिनॉल दे रिएक्ट विद वीकर बेस। ये वीकर बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। वीकर बेस जानते हो कौन होता है, वीक बेस, कार्बोनेट्स, खासकर अभी सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaSO3। वीक कैटेगरी में क्यों रखे गए, इनके साथ में बेस भी है, साल्ट है। ये कैसे है हमारे, साल्ट है, और साल्ट के साथ साथ में कैसे हैं ये हमारे वीक। आगे क्या है, अच्छा एक मिनट, खाने वाला सोडा है, हम लोग यूज करते हैं, एडिबल होता है, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो हम लोग यूज करते हैं। कास्टिक सोडा है, उसको यूज करके देखिए, प्रॉब्लम आ जाती है, हाईली एक्सोथर्मल रिएक्शन होगी, पूरी ये जितनी नली है सब के सब डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग खाने वाला सोडा इस्तेमाल करते हैं। तो वीक है, वीक एसिड बेस हम लोग खा पी सकते हैं। समझ में आ गया। वीक एसिड बेस को हम खा पी सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग को हम लोग खा पी नहीं सकते। समझ में आ गया, ठीक है। इसमें क्या, एक लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद लिखा है दैट दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितनी अच्छी बात लिखी है, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना। द रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक, देखो COOH कैसा कंपाउंड है बेटा, आप बताओ। COOH कैसा कंपाउंड है, एक लाइन पे ध्यान दीजिए। COOH ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है। जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां COOH होता है। तुमने एक चीज देखी है, अगर आपने NaOH के साथ रिएक्शन की है या Na2CO3 के साथ रिएक्शन की है, अच्छा एक बात बताइए, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को एसिड में डालोगे तो हमने पढ़ा होगा CO2 गैस निकलेगी CO2 गैस, बोलो। तो ये पहचान होती कार्बोनेट की और बाइकार्बोनेट। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, याद हो, कि जब किसी एसिड में कार्बोनेट बाइकार्बोनेट डालो, जैसे HCl है, ठीक, हमने क्या डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, तो CO2 गैस जरूर निकलेगी आपकी, जहां कार्बोनेट होगा। ये बात तो क्लियर है। तो वही उसी तरीके से हमें क्या करना है कि एसिटिक एसिड है, जहां पर भी ये एसिड होगा COOH, समझ में आ गया, ऑर्गेनिक एसिड होगा, तो वो जब इनके साथ रिएक्शन करेगा NaHCO3 और Na2CO3, तो यहाँ पर भी CO2 गैस निकलना कंपलसरी है। वो CO2 गैस इसमें से निकलेगी, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। समझ में आ गया। यहाँ CO2 नहीं निकलेगी, यहाँ तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। कौन सा, +RCOONA, याद आया आपको, यहाँ पर साल्ट बनेगा। समझ में आया। लेकिन वो CO2 कहाँ से निकलेगी, इनमें से निकलेगी।
ये कौन है? बाइकार्बोनेट है। ये कौन है? कार्बोनेट। यहाँ से CO2। अब आप कहोगे सर ये एसिड, आप तो कह रहे थे HCl ले लो, आप वो मिनरल एसिड है, उसमें रिएक्शन थोड़ी देर में थोड़ी तेजी से होगी, लेकिन इसलिए कैसे एसिड्स हैं? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड है तो एसिड एसिड में डालो। एसिड में बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट डालने पर CO2 गैस का लिबरेशन जरूरी है। समझ में आ गया? वो CO2 गैस कहाँ से आती है? कार्बोनेट से और बाइकार्बोनेट से। समझ में आ गया? आप एक लाइन पढ़िएगा, उसको समझिएगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज फिर तुम्हारे पास निकल जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है इसके आगे। कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर टू गिव अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट एनायन एंड हाइड्रोनियम आयन। इन्होंने वही बात की जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में बताई थी। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद है? फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने कहा था ये वीक एसिड है। और एसिड क्यों है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों है? अभी बताया था रेजोनेंस की वजह से। इधर देखो बेटा, CH3COOH, याद आया? तो ये H+ आयन तो दे देंगे, देने के बाद में स्टेबलाइज कब होते हैं? बताओ बेटा। यहाँ पर इस एसिटेट आयन बने और एसिटेट आयन में रेजोनेंस होता है। क्यों होता है? लोन पेयर यहाँ पर गिरेगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो इस तरीके से जहाँ डबल है वहाँ सिंगल हो जाएगा, जहाँ सिंगल है वहाँ डबल हो जाएगा। बेटा बोलो। तो रेजोनेंस की वजह से चार्ज एक जगह नहीं रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और H+ आयन निकल जाएंगे आपके। बोलो बेटा। और H+ आयन वाटर के साथ मिलकर किस फॉर्म में रहेंगे? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म में रहते हैं, आपको पता होगा। H+ आयन एग्जिस्ट इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्रोनियम आयन। अब आप हमें ये बताइए, कोई चीज अपने आप डिसोसिएट नहीं होती। एसिटिक एसिड को किस में डाला गया? वाटर में, तभी तो डिसोसिएट होगा। अगर एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दीजिए, आप एसिटिक एसिड ले लीजिए, आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दीजिए। किस में डाल दें? बेंजीन में। अगर बेंजीन में डाल देंगे तो क्या होगा? हो गया सर? तो बच्चों देखिए अभी क्या करना है, इधर देखो बेटा, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? डिसोसिएशन। H+ आयन दिया, और वो H+ आयन किस फॉर्म में रहता है बेटा? H+ आयन देखिए ध्यान से, H+ आयन वाटर के पास आएगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। आपने पढ़ा हाइड्रोनियम आयन? H+ आयन ऑक्सीजन में प्लस आ गया, ये लोन पेयर बन गया। H+ आयन ने इसने लोन पेयर दे दिया H+ आयन में, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो वाटर में H+ आयन हाइड्रोनियम आयन फॉर्म में रहते हैं। अच्छा ये बताइए ये क्या कराएगा? डिसोसिएशन। क्या कराएगा? और एसोसिएशन कब होगा? जब एसिटिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये डिसोसिएशन हो गया। क्या हो गया? डिसोसिएशन। और बताओ बच्चों, ये बेटा एसीटेट आयन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? जल्दी से बताओ। एसीटेट आयन जो है स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे? लोन पेयर, सिंगल, डबल, ये यहाँ गिरेगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन हो गया। आया समझ में? बोलो। तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो है एसिटिक एसिड जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये डाइमर फॉर्म में रहेगा। बेटा इधर देखो, डाइमर फॉर्म जानते? डाई माने दो, मर मींस पार्ट, दो पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। तो एसिटिक एसिड को इस तरीके से इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखिए CH3COOH। बेटा इधर देखो, ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? जब दो मॉलिक्यूल में आपस में अलग अलग है, अलग अलग मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में होती है इंट्रा, और जब दो मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या होगी? इंटर। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये किसमें होगा? जब बेंजीन सॉल्वेंट होगा या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। समझ में आ गया? तब डिसोसिएशन नहीं होता है, तब क्या हो जाता है? एसोसिएशन। इसे नोट कर लीजिए बेटा ध्यान से। अब जो ये पेज आ रहा है बेटा ध्यान से देखिए, इधर देखो सभी लोग। अब ये जो पेज दिया है अगर ध्यान से समझो, इसमें काफी चीजें हैं। पहले हम इसको अपनी तरफ से समझा देते, फिर एक लाइन पढ़ के बताएंगे। ठीक है, तो अभी पहले समझा देते हैं। इसमें प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का यूज है। नोट कर लिया बेटा? अच्छा ये बताओ बेटा कि एसिटिक एसिड एसिड है, इसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाने के लिए क्या क्या करेंगे? माइनस आई इफेक्ट बढ़ाइए।
अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना है तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ाइए, और अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर को कम करना है तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ाइए। इधर देखिए, हाँ बेटा आप खड़े जाओ, खड़े बेटा। ये आपका एसिडिक एसिड है CH3COOH, ओके। और इसको इधर देखिए बेटा, इसको वाटर में डालेंगे तो ये रिवर्सिबल क्यों बनाते हैं हम लोग? एक एरो क्यों नहीं बनाते, इसमें रिवर्सिबल क्यों बनाते हैं इसके केस में? ऑर्गेनिक एसिड है सर। कुछ आइडिया है? ऑर्गेनिक एसिड है, कैसा है? वीक एसिड है। यस, वीक एसिड है। इक्विलिब्रियम पढ़ाया था इक्विलिब्रियम, हाँ। तो वीक एसिड है। वीक एसिड में क्या होता है, कुछ भाग डिसोसिएट होता है, कुछ भाग डिसोसिएट नहीं होता है। कुछ भाग डिसोसिएट होता है, कुछ भाग डिसोसिएट नहीं होता है इसका। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस आयन। अब देखिए इधर, ये डिसोसिएट हो गया और कुछ डिसोसिएट नहीं होगा। इधर देखिए, ये डिसोसिएट हो गया, ये डिसोसिएट नहीं हुआ, तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। क्या स्टेबलाइज हो गया? इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। और जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया तो देखो इधर, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 11th में, उसे एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहेंगे। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन याद आया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समझ में आ गया। ये प्रोडक्ट हो गए, ये रिएक्टेंट हो गया। इसे कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka अगर बेस होता तो Kb, ये Ka है, ये क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, जल्दी से बताइए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। यस, और Kb क्या होता है? बेस का डिसोसिएशन सर प्लस बच्चों बताओ, H2O अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? इधर देखिए, ये किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड कि A डिपेंड कर रहा है H प्लस आयन पर, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। इसका मतलब क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट H प्लस आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर वो तो कांस्टेंट होता है ना, सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात, लेकिन जब जितना डिसोसिएशन होगा उतना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। भाई एक चीज सुनो, एक मिनट, लिसन मी बेटा। मोर डिसोसिएशन, आप करो, मोर डिसोसिएशन कांस्टेंट, देखो ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट कब ज्यादा होगा? जब मोर डिसोसिएशन होगा। अच्छा एक बार बताओ, ज्यादा H प्लस आयन कब प्राप्त होंगे? ज्यादा H प्लस आयन तभी प्राप्त होंगी जब ज्यादा डिसोसिएट होगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल है? H प्लस आयन के। तो ज्यादा H प्लस आयन होंगे, ज्यादा एसिडिक होगा। एक मिनट, ज्यादा H प्लस आयन होंगे, ज्यादा एसिडिक कैसे होगा? आप मुझे समझाइएगा। हाँ बताओ बेटा, मोर H प्लस आयन मोर एसिडिक, व्हाई? pH जानते हो क्या होता है बताओ? pH बराबर क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस आयन। दिख रहा है बेटा? देखो, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। तो अगर आप ध्यान से देखें तो pH में माइनस हटा दीजिए तो log 1 क्या हो जाएगा? H प्लस आयन। तो pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। बोलो, pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन, यानी pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H प्लस आयन। अगर H प्लस आयन ज्यादा होगा तो pH कम होगा, और pH कम होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा। तो pH कब कम होगा? जब H प्लस आयन ज्यादा होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इज इधर माइनस हटा कर नीचे H प्लस आयन आ गया। अब यहाँ समझने की कोशिश करो, pH बराबर नेगेटिव लॉग है, माइनस हटाओ H प्लस आयन नीचे आ गया, तो मोर H प्लस आयन मोर एसिडिक। मोर के देखो, ज्यादा डिसोसिएशन ज्यादा H प्लस आयन, और ज्यादा H प्लस आयन कम pH, और कम pH लो pH ज्यादा एसिडिक। समझ में आ गया? तो ये बताना इसलिए जरूरी है कि इसमें T की क्या आएगी वैल्यू, किसकी वैल्यू आएगी? अब देखिए, pH बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस लॉग H प्लस आयन। तो उसी तरीके से यहाँ के A लिख सकते हैं माइनस लॉग Ka। लो बच्चों बताओ, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन, तो Pk बराबर क्या होगा? माइनस लॉग Ka। और
जहां H प्लस है वहां हटा के क्या लिख सकते हैं, तो pH pK एक समान हो गए। आप pH कम तो ज्यादा एसिडिक, pK कम ज्यादा एसिडिक। तो pH अगर कम है, मान लीजिए 4 सबस्टेंस है उनका, 4 सॉल्यूशन है उनका, pH दिया गया 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका pH कम होगा। ऐसे ही 4 सॉल्यूशन दिए उनका pK दे रखा है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो pK किसका कम है 1, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। जिसका pH कम वो ज्यादा एसिडिक, जिसका pK कम वो ज्यादा एसिडिक। मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ कि pH के जगह पर हम लोगों के लिए न्यूमेरिकल या जो भी क्वेश्चन आएगा वो pK से रिलेटेड होगा, यानी pH कम, pH को रिप्लेस कर दिया, समझ में आ गया, pK द्वारा। तो pK जो है IV वैल्यू आपको बताना होगा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, जिसका pK कम होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। और pK का मतलब pH, जिसका pH कम वो ज्यादा एसिडिक, जिसका pK कम वो ज्यादा एसिडिक। और pH में क्या है, Ka बराबर ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उतना ज्यादा Ka होगा, ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा H प्लस आयन, और ज्यादा H प्लस आयन तो pH क्या हो जाएगा कम। तो सेम pH के पर pK कर दिया, तो फार्मूला क्या बन गया, pK बराबर माइनस log Ka। तो यहां से भी अगर देखो तो pK बराबर log 1 अपॉन Ka, मोर डिसोसिएशन log pK। समझ में आ गया। तो तुम्हें इतना याद रखना है, pH pK एक ही चीज है लगभग, pH कम ज्यादा एसिडिक, pK कम ज्यादा एसिडिक। समझ में आ गया, इसका ध्यान रखना। ये पहली चीज ये थी। अगर आप ध्यान से देखें इस बुक में इन्होंने भी उसी तरीके से समझाने की कोशिश की है। जो H प्लस आयन हमने यहाँ लिख दिए हैं, उन्होंने उस H प्लस आयन की जगह पर हाइड्रोनियम आयन लिख दिया है, क्योंकि H प्लस आयन वाटर में हाइड्रोनियम आयन फॉर्म में रहते हैं। क्यों, H प्लस आयन तलाश करेगा किसकी, लोन पेयर की, और लोन पेयर वाटर के पास है, तो ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन फॉर्म में रहता है। अगर आप इसमें हाइड्रोनियम लिख दो तो कोई इशू नहीं। समझ में आ गया। तो ये अगर आप ध्यान से देखें pK बराबर माइनस log K, पूरा ये थ्योरी जो यहाँ तक लिखी है वो सब इन्हीं बातों पर चर्चा की। समझ में आ गया। इसे आप नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। आपने से लिक्विड बना दी। बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, टॉपिक क्या चल रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने अभी जो पढ़ा है उसमें आपने क्या पढ़ा, सोडियम, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन एसिटिक एसिड की OH1 टूट गया। आपने ये भी पढ़ा डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। अब हम आपको बता रहे हैं कि एसिड पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है। तो एसिड पर CH3COOH पर प्रभाव पड़ता है दो लोगों का, एक प्लस आई इफेक्ट, एक माइनस आई इफेक्ट पड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा ये बताओ बच्चों, फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है? बताओ, क्वेश्चन पूछो तो समझ में आता है। अब जैसे ये दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है बताओ? फार्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ दूर से दिख रहा है ये प्लस आई इफेक्ट है। एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बेटा। तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन के प्रति जो प्यार है वो कम कर देते हैं। ये क्यों कम कर देते हैं? ये देखो यहाँ पे जाएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन दे तो रहा नहीं, अब यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल गया इलेक्ट्रॉन देने का, बोलो इधर इसे हेल्प करने का, तो इसकी कमी हो जाए, इसकी कमी ये पूर्ति कर रहा है, मतलब भाई इसके रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, ये दे रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन को चाहता है कि हमें इधर से इलेक्ट्रॉन मिले, अब वो इलेक्ट्रॉन इधर से लेना चाहता है, तभी तो ये H% जल्दी देगा। अब उसको यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, नहीं चाह रहा है, फिर भी इधर से इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसकी जो टेंडेंसी है इधर से खींचने की, वो इधर से, भाई समझो नहीं, ये इलेक्ट्रॉन तभी देगा जब इस पे गरीबी दिखेगी। अब इसे कुछ हेल्प मिल रही दिख रहा है, चलो इधर सपोर्ट मिल रहा है। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ प्लस आया, अब इधर से कोई सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो अपने आप ऑक्सीजन को दया आ जाएगी, समझ में आ जाएगा,
वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाल देगा और ये H प्लस आयन जल्दी से देगा। समझ आ गया? तो एल्किल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप which decreases the acidic character of acetic acid। प्लस आई इफेक्ट जहां होगा वहां एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा। तो फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड में ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट है। समझ में आया? इट इज ए मोर एसिडिक फार्मिक एसिड। ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या कर देते हैं? डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? ये एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देते हैं। ठीक। अब अगर हम माइनस आई इफेक्ट की बात करें, जैसे CH3COOH, बेटा इधर देखो, अब यहाँ पर Cl लगा देते, Cl CH2COOH। बताओ बच्चों, इसका नाम है क्लोरो एसिटिक एसिड। H हटा के हमने Cl लगा दिया, H हटाकर एसिटिक एसिड का ये अल्फा हाइड्रोजन हटा के हमने H की हटा के Cl लगा दिया। आपको पता है लास्ट में हम पढ़ाएंगे एसिटिक एसिड से क्लोरो एसिटिक एसिड बना हुआ है। इस रिएक्शन का नाम है हेल-विल्हॉर्ड-जेलिंस्काई रिएक्शन। HVZ रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन, हेल-विल्हॉर्ड-जेलिंस्काई रिएक्शन। जब इतनी फेमस रिएक्शन है, लास्ट में भी पढ़ाएंगे, तो उसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन हटते हैं, उनकी जगह पर हाइड्रोजन लगता है, तो अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बन गया एसिटिक एसिड से। मैं अभी इस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। इधर देखो, ये प्लस आई इफेक्ट है टोटली, बोलो, जबकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। अब आप समझिए, ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इधर से ये खींच रहे हैं, तो अपने आप इधर से जल्दी लोन पेयर मिलेगा, जल्दी H प्लस आयन देगा। तो इसमें डिसोसिएशन, बताना बेटा ध्यान से, इसमें डिसोसिएशन जल्दी होगा कि इसमें डिसोसिएशन जल्दी होगा? क्लोरो एसिड नहीं, क्लोरो एसिटिक एसिड नाम होता है ना, तो क्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा डिसोसिएशन होगा। अगर ये डिसोसिएट हो रही थी 6%, ठीक है, तो ये डिसोसिएट होने लगेगी थोड़ा 8-10% और बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? क्योंकि हमने क्लोरीन लगा दिया है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने से किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? माना ये Ka1 है और Ka2 है, तो इसमें Ka1 Ka2 किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? वेरी गुड। और जब Ka2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो बताओ pK का मान pK1 pK2 किसका ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा डिसोसिएशन, इसमें ज्यादा डिसोसिएशन, तो इसका pH कम या pK कम, ये ज्यादा होगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि pK ज्यादा है, pK ज्यादा तो कम एसिडिक, और pK कम है तो ज्यादा एसिडिक, इसका ध्यान रखना होगा। तो समझ में आ गया? सेम चीज यहाँ पर बताओ, pH किसका ज्यादा होगा, इसका कि उसका? pH किसका ज्यादा होगा? इस वाले का ज्यादा होगा pH। जिसमें ज्यादा डिसोसिएशन उसका pH ज्यादा होगा, गलत, उसका pH कम होगा। pH इसी का कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। pK pH एक ही बात। समझ में आ गया? मैं अभी भी कह रहा हूँ, चीजें बहुत सिंपल है, लेकिन हम ध्यान से नहीं समझेंगे तो नहीं आएगी समझ में। समझ में आ गया? चलो बताओ, ये नोट कर लिया? नोट कर लो। अच्छा ये बताओ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ये A है, और डाइक्लोरो एसिटिक एसिड ये B है, और क्लोरो एसिटिक एसिड CH2COOH, और ये एसिटिक एसिड। बताओ बच्चों, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? A, B, C, D। बताओ कौन है? A is more acidic than B, than C, than D। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कितने लगे हैं? 3 लगे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। समझ में आ गया? तो अगर हम जब 3 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से H प्लस आयन देगा। समझ में आ गया? तो इसलिए मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे सब्स्टिट्यूटेड, तो हमको ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयन प्राप्त होंगे, ज्यादा डिसोसिएशन होगा। अगर आपसे कहा जाए इसका डिसोसिएशन 10%, तो इसका कितना हो गया? 20%। इसका कितना हो गया? 35%। इसका कितना हो गया?
60% या 100%, 100% कभी नहीं होता, 100% नहीं होता डिसोसिएशन है। अगर मोर देन 60% डिसोसिएशन हो रहा है, 60-70%, तो वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ जाता है, वीक कैटेगरी में नहीं रहता है। अगर कोई वीक एसिडिक है, वीक बेस है, तो डिसोसिएट 8-10% होगा, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी का बढ़ाना है, समझ में आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसमें क्या लगा दो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, हर जगह नहीं, एसिड में। अगर बेस में लगाओगे तो बात अलग है, बेस में इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगाने से बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, समझ में आ गया। तुम्हें याद हो, अगर हम आपसे कहें अमोनिया बेसिक है, अमोनिया बेसिक है, लेकिन यहाँ पर हम ये कहते हैं अमोनिया में H हटा करके हमने लगा दिया CH3, अब कौन ज्यादा बेसिक होगा, मिथाइल हो जाएगा ये वाला, बोलो मेथेनामीन, बोलो, क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप एल्किल ग्रुप देता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। और इनसे होता क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया एसिडिक एसिड का, तो ज्यादा प्लस आयन प्राप्त होंगे, तो वो ये वाला जैसे ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड है, ये डाइक्लोरोएसिडिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन डाई देन मोनो और देन एसिडिक एसिड। तो यहाँ सब खेल है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। क्यों भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छा एसिडिक है, तो उसकी पीएच उतनी कम आएगी। तो इस चीज को बड़ा ध्यान रखिए। हाँ, बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर, वो हम आपको और बता दें, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। ये बुक में अगर आप ध्यान से देखो, ये जो ऑर्डर है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का ये ऑर्डर तैयार कर लिया तो आपका क्वेश्चन ये 100% पक्का हो गया। प्लीज ये लाइन दी गई है, आप लोग नोट कर लेना, PHIBrClFCl NO2CF3। क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से, नोट कर लिया बेटा। हाँ जी बेटा, बताओ बेटा, प्लस आई इफेक्ट क्या, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, चलो बेटा ये बताओ पीएच वीडियो चल रही है सर, आप खड़े हो गए इसके अंदर। ओके करो, ओके ओके। अरे वो बोला था ना एडवांस फोन। हाँ बेटा, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा है एसिडिक कैरेक्टर कब बढ़ेगा कब घटेगा, कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा। तो हेडिंग है द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स इन इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर का एक बढ़ता क्रम है, कौन कौन से ग्रुप लगाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इफेक्ट किससे बढ़ता है, इधर देखो पीएच, पीएच किसे कहते हैं बेटा आप बताओ। हाँ बेटा बताइए आप, पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं, फेनिल या फिनाइल ग्रुप आपने पढ़ा है। तो C6H5 बेटा देखो इधर, C6H5 को हम क्या कहते हैं, फेनिल ग्रुप कहते हैं, C6H5। इधर देखो ये C6H5 है। इससे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट आयोडीन में होता है, फिर ब्रोमीन में होता है, फिर क्लोरीन में होता है, क्लोरीन के बाद में फ्लोरीन में होता है, फ्लोरीन के बाद साइनाइड में, NO2 में और CF3 में। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एसिटिक एसिड में, तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। बताओ बच्चों, माइनस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा बताइए। सी, हाँ जी, ये कौन है, फेनिल, और ये आई हेलोजन है, ये तीनों चारों हेलोजन है। चारों में हेलोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, फ्लोरीन। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये कौन है, साइनाइड, ये कौन है, NO2, ये कौन है, CF3। अच्छा ये बताओ, अब क्वेश्चन ये आएगा, देखो बेटा इधर देखिए, CH3 यहाँ लिखा F, फ्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड है।
और एक नाइट्रो एसिटिक एसिड है, नाइट्रो एसिटिक एसिड है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बताओ बेटा इन दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है? अच्छा बेटा इधर थोड़ा साइड में देख लो। हाँ फ्लोरीन वाला होगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऑर्डर बताया था याद करने के लिए। हैलोजनों में फ्लोरीन ज़्यादा है लेकिन NO2 आगे है। तो अगर ये ग्रुप जो लगे हैं इन ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा NO2 में होगा बेटा। तो फ्लोरीन नहीं, इन दोनों में NO2 लगा है, इसमें फ्लोरीन लगा है, तो नाइट्रो एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा। ये इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस तरह क्वेश्चन आते तो हमें एक ऑर्डर याद रखना है कि NO2 लगा है और हैलोजन लगे हैं, तो सभी हैलोजनों में से NO2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, समझ में आ गया? एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब हैलोजनों में अगर क्वेश्चन आ जाए बताइए, चलिए ये क्वेश्चन बताओ। जैसे लिखा है फ्लोरो क्लोरो एसिटिक एसिड, बोलो फ्लोरो एसिटिक एसिड, और फिर लिखा क्लोरो एसिटिक एसिड, और फिर लिखा है ब्रोमो एसिटिक एसिड। ब्रोमो का मतलब CH2COOH हो जाएगा, और आइडो एसिटिक एसिड। अब बेटा आप बताओ, खड़े हो, इनमें चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? फ्लोरीन, क्योंकि हमने पढ़ा है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। समझ में आ गया? तो यहाँ तो आप बता सकते हैं फ्लोरीन ज़्यादा है, लेकिन NO2 और फ्लोरीन अगर लगा है तो ज़्यादा कौन होगा? हाँ, अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है कि सर NO2 क्यों है, इसके पीछे भी रीजन क्या है? तो देखो बेटा इसकी ओपन स्ट्रक्चर जितना बनाओगे आप चीज़ों की उतना ही ज़्यादा नॉलेज होती है। देखिए इधर, और ओपन स्ट्रक्चर वही बच्चा बना पाता है जिसको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अच्छे से आता है, तो अब आप उसकी प्रैक्टिस करता है। अब देखिए NO2 लगा है किससे? CH2COOH से। ठीक, अब यहाँ पर NO2 कैसा है? ऑक्सीजन दबंग है, खींचेगा, यहाँ कमी आएगी तो ये इधर से खींचेगा, बोलो बेटा, तो जल्दी H+ आयन देगा। ठीक है, इधर देखो NO2 में क्या होता है? NO2 में गौर से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ये खींचता है तो कमी आती है नाइट्रोजन पर, और नाइट्रोजन फिर आगे से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है बेटा। ठीक है, NO2 जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है हैलोजनों से ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, होता क्या है जब अलग अलग क्वेश्चन दे दिए जाएँ, मान लीजिए 4 क्वेश्चन दे दिए गए आपके सामने, ये तो समझ में आ गया। अब 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? माना ये है साइनाइड लिखा है CN, और CnCH2COOH साइनाइड है, साइनो एसिटिक एसिड। और दूसरा दे दिया तुम्हारा यहाँ पर NO2CH2COOH, और एक में दे दिया CF3CH2COOH। अब बताइए इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? ध्यान नहीं दोगे समझ में नहीं आएगा। बताइए CF3, आपने अभी पढ़ाया है तो आपको तुरंत पता है भाई CF3 लगा है तो ज़्यादा होगा। अब जब नहीं सामने होता लिखा हुआ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चों को हमेशा एक ही याद है NO2 सबसे ज़्यादा होता है, नहीं, NO2 से ज़्यादा CF3 भी होता है। कहीं कहीं पर बुक्स में NO2 तक दिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है क्यों CF3 ज़्यादा होता है। CF में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच करके इसको कंगाल कर देंगे, इसलिए ज़्यादा जल्दी से खींचेगा। तो अभी समझना, तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? साइनाइड से ज़्यादा NO2। साइनाइड जानते हो क्या होता है? C∠N, ये होता है, बोलो। अब बताओ नाइट्रोजन दबंग है, खींचेगा, तो इसलिए H+ आयन देगा। यहाँ NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ CF3 खींच रहा है। तो थोड़ा सा अगर दिमाग दौड़ाओ तो आप इन चीज़ों को ऐसे भी लिख सकते हो, CH2, इधर देखो COOH, तो आप यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन खींचता, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद आया? ऐसे H+ आयन देगा। समझ में आ गया? अब NO2 भी खींच रहा है, NO2 थोड़ा ज़्यादा खींचेगा, CF3 और ज़्यादा खींचेगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया? CF3 वाला। तो अब आपको क्या होगा, ध्यान देना होगा, थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। जैसे हमने आपसे एक क्वेश्चन दिया CH3COOH, इसका नाम क्या है? बताओ बेटा, एसिटिक एसिड। अगर हम CH3 की जगह पे C6H5 ले आए, हमें प्रैक्टिस करनी होती है इन क्वेश्चंस की, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। इसका नाम बताओ क्या है बेटा? आप खड़े हो जाओ।
आप खड़े जाओ बेटा, इसका नाम बता दो केवल। बताइए बेटा, इसका नाम क्या है? बहुत सिंपल चीज़ है, ये एसिटिक एसिड है, इसका नाम बता दीजिए। वेरी गुड, बेंजोइक एसिड है। बेंजीन लग गया है, CCH5। तो बताओ बच्चा, CH3 तो इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन C6H5 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? बेंजोइक एसिड। ये समझना है, ठीक है? समझ में आ गया? इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है, क्योंकि सबसे कम इम्प्योरिटी में, सबसे कम -I इफेक्ट किस में होता है? फेनिल में, CCH5 में। लेकिन ये तो मिथाइल है, ये फेनिल है या फिनाइल है, तो फिनाइल ज़्यादा, फिनाइल है तो इसमें -I इफेक्ट कम एज कम्पेयर टू दिस, लेकिन है तो -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। जबकि एल्किल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर घटाएगा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, तो ये है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। इसे फेनिल और विनाइल, हम एक पता क्या है, हम जब मुझे समझ में ना आए, आपको समझ में ना आए कुछ ही पढ़ते समय, तो चिल्लाने लगो। डायरेक्ट अटैचमेंट तो पता क्या है, एनर्जी जो मतलब जो चीज़ हम बोल रहे हैं, वर्ड तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करते हैं। आप कभी देखना, कुछ लोग बोल बोल के पढ़ लिखे थोड़ा समझते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज, अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ, एक बार स्टार्ट करना बेटा। देखिए बेटा, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप्स सच एज, अभी स्टार्ट किया है। डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज फेनिल और विनाइल ग्रुप। आप जानते हो फेनिल ग्रुप क्या है? ये COOH है। अब अगर इसमें हम डायरेक्ट C6H5 लगा दें या इसमें विनाइल ग्रुप लगा दें, ये विनाइल ग्रुप, देखिए आप ध्यान से, ठीक? ये कौन सा ग्रुप है जल्दी बताइए? विनाइल ग्रुप है, तो विनाइल ग्रुप लगा दिया, या डायरेक्ट तुमने C6H5 लगा दिया। किस में लगा दिया? COOH में। ये तो बोल रहा है, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज फेनिल और विनाइल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इन्होंने ये कहा है। फिर उन्होंने क्या लिखा है? कॉन्ट्रेरी क्या लिखा है? इसके अपोजिट में क्या लिखा है? द डिक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। इन्होंने लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो उधर, अगर हम इसकी जगह पर ले लें, कैसे बताएं? COOH अकेला ले लें, अकेला COOH, इधर देखो COOH अकेला ले लें, अकेला तो होगा नहीं, किसी के साथ तो होगा। वो कौन होगा? एसिटिक एसिड, ठीक है, या फार्मिक एसिड। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट फेनिल ग्रुप या विनाइल ग्रुप लगा दें तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। बोलो क्यों? बढ़ तो जाएगा। इसमें कौन सा इफेक्ट है? +I इफेक्ट है। और अगर हम कह रहे CH3 नहीं लगा होता तो COOH यहाँ पर होता, तो यहाँ पर क्या होता? माइनस, यहाँ पर इस तरह ये रेजोनेंस हो जाता। सबको पता है? बोलो, मेरा कहने का मतलब समझने की कोशिश करो बेटा। ये ग्रुप लगा दिया है और ये विनाइल ग्रुप भी लगा दिया है, तो इन दोनों को लगाने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया है। तो हमारे हिसाब से ये एसिटिक एसिड से बढ़ गया है। इसमें कौन सा इफेक्ट है? +I इफेक्ट। इसमें कौन सा इफेक्ट है बताओ बेटा? -I इफेक्ट है इसमें फेनिल ग्रुप द्वारा। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा बताओ? ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं -I इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि कार्बन यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एल्किल ग्रुप में कौन सा कार्बन होता है? sp3। एस कैरेक्टर यहाँ पर कम है, यहाँ एस कैरेक्टर, यहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा है। समझ में आ गया? तो कुल मिला के हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारा पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे ज़्यादा एसिडिक है। और एक चीज़ और सुनो, इसमें क्या लिखा है? इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्ट्रेरी टू द डिक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट से क्या हो जाती है? कम भी हो जाती है। अगर रेजोनेंस अगर पाया जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी? कम भी हो जाएगी, और -I इफेक्ट से बढ़ भी जाएगी। तो बढ़ती है लेकिन रेजोनेंस से थोड़ी घटती भी है। क्यों घटती है? ये देखो रेजोनेंस बना रखा है यहाँ, देख लीजिए। ये कौन सा है? विनाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है जल्दी से बताओ? विनाइल ग्रुप है। यन कौन सा इफेक्ट है जल्दी बताओ? ये H+ आयन यहाँ से यहाँ पर चला आया। ध्यान से देखिए आप, आपने देखा है? बुक में देखो जल्दी से,
ये बिनाइल ग्रुप है, ये COOH है। गौर से देखो, इन्होंने क्या किया, ये यहाँ जाएगा, फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 पे क्या आ जाएगा प्लस, और ये CH डबल बॉन्ड C क्या हो जाएगा, CO माइनस, और यहाँ पर क्या रहेगा OH। अब बताओ बेटा, क्या OH वाला कहीं हो पा रहा कुछ, रेजोनेंस इनके बीच में हो गया, बोलो। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, इसकी कमी जो है किसने पूरी कर दी, इस डबल बॉन्ड ने, तो यहाँ पर ये वाला लोन पेयर यहाँ गिरा, नहीं गिरा, तो जल्दी इस प्लस साइन नहीं देगा, इसलिए थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर इधर रेजोनेंस होने की वजह से कम भी हो गया। समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ बढ़ती है और कुछ चीज़ घटती भी है तो उसका रीजन समझाओ। विनाइल ग्रुप लगाने से -I इफेक्ट हुआ, एस कैरेक्टर बढ़ा कार्बन का, बोलो। अभी कार्बन ये एल्किल ग्रुप है, यहाँ sp3 एस कैरेक्टर यहाँ कम है, जबकि विनाइल में C पेयर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, तो यहाँ पर -I इफेक्ट बढ़ा। अगर ये +I इफेक्ट है तो ये -I इफेक्ट है, फिनाइल ग्रुप में भी -I इफेक्ट है, तो वो चीज़ तो हमें पता है, इसमें -I इफेक्ट से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा करस्पॉन्डिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कहीं ना कहीं अगर घट रही है तो उसका रीजन कौन होगा, रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा अलग से रेजोनेंस हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पर C6H5 में देखेंगे, बेंजीन में भी रेजोनेंस हो जाएगा, डबल सिंगल डबल, बोलो। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन की कमी जो है इधर से पूरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे बने रहेंगे, कोई जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जल्दी इस प्लस साइन देने का, ठीक है। तो यहाँ 2 पॉइंट हैं, एक रेजोनेंस इफेक्ट और एक -I इफेक्ट। अगर -I इफेक्ट ज़्यादा है तो वहाँ एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, अगर रेजोनेंस आ गया बीच में तो क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। समझ में आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री में, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं लोग जब तक हम इन पे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं करें, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इस पर अब जैसे इसके ऊपर जितने क्वेश्चन है वो करिएगा तब समझ में आएगा, आपको कंक्लूजन निकलेगा कि हमें केस का आंसर सही होगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एक चीज़ नीचे दी गई है, ध्यान से देखिए। अभी हम लोग एक ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ पाए क्योंकि हम लोग बार बार जो है चीज़ों को समझ रहे हैं। इधर देखो, इसमें क्या लिखा है, ध्यान से देखना। ये क्या है, ये हमारा है बेंजीन, और बेंजीन में COOH लगा दिया, इसका नाम बताओ, बेंजोइक एसिड। अब ये ग्रुप लगा दिया OCH3, कोई बताएगा OCH3 क्या है? एनिसॉल पढ़ा है, बेंजीन में OCH3, ईथर, एल्कोक्सी ग्रुप, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +I इफेक्ट, -I इफेक्ट नहीं शो करेगा। ये लोन पेयर देना चाह रहा है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, OCH3 भी देता है, OR जिसे कहते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है बताना, बेंजोइक एसिड। क्या फार्मूला होता है, COOH। इसमें कोई ग्रुप लगा है, नहीं लगा है। अगर हम यहाँ पर NO2 लगा दें, अभी हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाया, बिटिया इधर देखो, अगर हम यहाँ पर पैरा पे नाइट्रेशन करा दें, NO2 लगा दें, यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा दिया, NO2, याद आया। तो बच्चों आप हमें इतना बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इन दोनों की कहानी क्या है, मैंने अभी भी पहले बताया था। एसिड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बार बार एसिड आ रहा है। एसिड जहाँ भी आएगा उसका एसिडिक कैरेक्टर कब बढ़ेगा, जब -I इफेक्ट बढ़ेगा। और -I इफेक्ट इन तीनों में किस में ज़्यादा है, बताओ बेटा, -I इफेक्ट किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। इसमें क्या लगा है, जल्दी से बताओ, NO2। इसमें क्या लगा है, OCH3। OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये है COOH। नहीं, वो रेजोनेंस रहेगा बेटा, वो तो एक अलग कहानी रही, रेजोनेंस है। हाँ तो मैं कहता रहा हूँ, ये लोन, सुनो मेरी बात सुनो थोड़ा। ये खींचेगा, तुम बताओ पहले, ये खींचेगा तो यहाँ पे क्या आई, कमी आई। अगर ये मान लीजिए यहाँ नहीं होता, मेरी बात सुनना, फार्मिक एसिड होता, चलो, तो ये कमी कौन पूरी करता, ये, तो ये जल्दी H+ आयन देता, बोलो, तो ये ज़्यादा एसिडिक होता। अब यहाँ पर H हटा के क्या लगा दिया है, बेंजीन। ये यहाँ कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, बड़ा ध्यान समझना, कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। कोई चैप्टर को एक बार पढ़ने से कभी महारत हासिल नहीं होती है, एक चैप्टर को कई बार रिपीट करने से होती है। समझ में आता है।
बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगता है अरे अरे अब समझ में आया, जब 4 बार पढ़ोगे तब समझ में आता है ये चीज़ थी। कभी कभी बहुत कठिन चीज़ बहुत सरल लगने लगती है रिपीट करने पर। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, इसमें माइनस आई इफेक्ट क्यों है? सबको पता है फेनिल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्यों शो करता है? क्यों शो करता है? माइनस आई इफेक्ट क्यों शो कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट क्यों शो कर रहा है? अरे इसमें कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर यहाँ CH3 लगा देते तो कार्बन में sp3 होता, एस कैरेक्टर कम हो जाता। तो माइनस आई, यहाँ माइनस आई इफेक्ट sp2 एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से है। अब देखिए माइनस आई इफेक्ट ने खींच लिया, ठीक, लेकिन उससे ज़्यादा इन्होंने दे दिया रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इससे माइनस मेसोमेरिक होता है। याद आया? ये कैसा होगा? बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग। क्यों मेटा डायरेक्टिंग होती? जो ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं वे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब देखिए ये यहाँ गिरेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ जाएगी? मेटा पोजीशन पे बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी मेटा पोजीशन पे। मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ पूरा। तो अब आपने बताओ क्या होगा? यहाँ पर क्या हुआ? रेजोनेंस ने क्या कर दिया? उसका एसिड कैरेक्टर घटा दिया। अगर हम ये कह दें, बताओ यहाँ पर फार्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, HCOOH ये फार्मिक एसिड है, और हम तुमसे कहते हैं एसिटिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, बता कौन ज़्यादा एसिडिक है? फार्मिक होना चाहिए, उसमें तो रेजोनेंस है नहीं, बोलो। लेकिन यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी है C6H5 के द्वारा, माइनस आई इफेक्ट भी है C6H5 के द्वारा, लेकिन डबल सिंगल डबल रेजोनेंस भी है। उससे इस इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, गरीबी, ये कम कर रहा है। क्यों कमी है? कमी की पूर्ति कर रहा है। कौन सा sp3 है? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। मैंने तो ये कहा नहीं, जो बराबर के sp2 एस कैरेक्टर दोनों में ज़्यादा है, लेकिन एस कैरेक्टर प्रभावित भी तो होता है। उसके साथ कौन जुड़ा है एनवायरनमेंट में? इसके साथ कौन लगा है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, दबंग। तो इसकी और कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी, इसका साइज और छोटा हो जाएगा, एस कैरेक्टर और बढ़ जाएगा। एस कैरेक्टर अकेले हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है उस कार्बन के पास में कौन लगा हुआ है। संगत की रंगत, जैसी संगत करोगे वैसे रंगत आएगी, फिक्स है। होशियार बच्चे के साथ बैठोगे थोड़ा गर्व बढ़ेगा, और बच्चा ऐसा है जो तुम्हें बिगाड़ दे तो वास्तविक तुम्हारा बंटाधार होने वाला है। देखिए, देखो बेटा इधर देखिए, इधर देखो, तो बच्चों समझ में आया? अब एक बात बताओ, इस पे देखिए, इस पे गौर करिए, इस पे गौर करो। इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक? इधर देखो, ये लो, बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्योंकि पैरा नाइट्रो कैसा इलेक्ट्रॉन आकर्षित, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब सुनो, ये क्या करेगा? तुम कहोगे सर ये देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने से ये इलेक्ट्रॉन और जल्दी देगा, कंजुगेशन जल्दी होगा, इस पे जो कमी होगी खींचने पर तुरंत मिल जाएगी इसको इलेक्ट्रॉन। नहीं आया समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो कमी इसकी ज़्यादा हो ही नहीं पाएगी, इसको कमी खलेगी नहीं किसी की, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएगा जल्दी से। समझ में आया? एसिडिक कैरेक्टर घट गया। यहाँ क्या होगा? यहाँ देखो, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ये खींच रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जल्दी थोड़ा क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इधर खींच रहा है, तो इस पे देखो, इधर ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इस पे ज़्यादा कमी होगी तो जल्दी H+ आयन देगा ये। लो, समझ में आ गया? मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये हमारा नाइट्रो बाद में डिस्कस करना, अभी इधर समझ लो। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड क्यों ज़्यादा एसिडिक है? समझो, ये खींच रहा है, डबल सिंगल डबल, तो डबल सिंगल डबल में ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, यहाँ पे कमी आएगी, ये खींचेगा, और इधर ये ऊपर खींच रहा है, तो कुल मिला के सब क्या हो गया? इस पर कमी हो गई, तो ये इधर से लोन पेयर गिरेगा, ये जल्दी H+ आयन देगा। समझ में आ गया? तो कुल मिला के ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये आप देखो, इधर देखो एक चीज़ और, इसमें P की एक वैल्यू दी गई है, इसकी कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से आते हैं। अभी आपके MCQ वगैरह क्वेश्चन टेस्ट पेपर बनेगा, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे सब। समझ में आ गया? किसी में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, किसी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इस तरह रीजन पूछे जाते हैं। इधर देखो, इसका पीके कितना दिया है?
इसका pK दिया 4.46 और इसका pK दिया 4.19 और इसका pK कितना दिया है 3.41। बताओ किसका pK कम है? उसका कम क्यों होगा? ज़्यादा एसिडिक है। जो ज़्यादा एसिडिक है उसका pH कम होगा, उसका pK भी कम होगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा टॉपिक हो चुका है, एसिडिक करैक्टर कैसे बढ़ रहा है, किन ग्रुप्स के द्वारा बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने से बढ़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से घटता है। और कहीं कहीं पर -I इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होगा, और कहीं कहीं रेजोनेंस उसके एसिडिक करैक्टर को उतना नहीं बढ़ा पाता है। कहीं ना कहीं रेजोनेंस इफेक्ट CO के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देता है, ठीक है। तो इसलिए कहीं कहीं पर रेजोनेंस उसको क्या कर देता है, एसिडिक करैक्टर को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन इंडिविजुअल कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि वो स्टेबलाइज हो जाता है, H+ आयन वापस नहीं आ पाता है। तो अब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड। ये थोड़ा बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ये पेज हमारे कितने हैं? 1-2 पेज हैं, केवल 2 पेज हैं। बड़े मन से पढ़ लीजिए, ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा हम लोगों का भी, अगर आप ध्यान से देखें। इसी में ईस्टर भी है, आपको याद हो मैंने एस्टेरिफिकेशन पढ़ाया था एल्कोहल में, इसमें भी आएगा, क्योंकि अल्कोहल एसिड से रिएक्शन करता है, ईस्टर बनता है। क्लेवेज ऑफ CO नहीं, CO, हाँ CO। ऐसा लग रहा था कि तुम बोल रहे हो C डबल बॉन्ड हो, मतलब C सिंगल बॉन्ड हो। अरे बोलने में थोड़ा लग रहा है, C सिंगल बॉन्ड O के क्लीवेज। लिखो हेडिंग, रिएक्शन ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड O। बेटा लिखो, रिएक्शन ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ, लिखो रिएक्शन ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ, क्या है बताओ बेटा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा। लो बच्चों, अब ये वाला बॉन्ड कहाँ टूटता है? बहुत फेमस रिएक्शन है इसकी, इधर देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। इस पे कम से कम 4-5 रिएक्शन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल में भी थी, यहाँ भी है, क्योंकि एल्कोहल और एसिड मिलाओगे तभी तो बनता है तुम्हारा ईस्टर। तो एल्कोहल की भी याद आएगी तुम्हें यहाँ पर। अब समझना, इधर देखिए, बोलो CH3COOH, बताओ इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड। अगर हम इसकी रिएक्शन C2H5OH से कराएं, इसका नाम क्या है? एथेनॉल। क्या नाम है? और रिएक्शन अपने आप प्रोसीड नहीं होती है, किसी की प्रेजेंस में कराई जाती है। माना ये रिएक्शन H+ आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में? H+ आयन कहाँ से आते हैं? एसिड कौन सा लेते हैं? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ H2SO4 आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर और निकल जाता है। और वाटर कहाँ से निकलता है? सुन लो, इसका CO बॉन्ड टूटेगा। इधर देखो बिटिया, CO बॉन्ड टूटेगा इसका, और इसका कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OH। अब यहाँ 2 केमिकल प्रॉपर्टी हैं, यहाँ 2 केमिकल प्रॉपर्टी हैं, रिएक्शन ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ OH इन एल्कोहल और रिएक्शन ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड इन एसिड। तो ये OH और H मिलकर के क्या निकल गया? वाटर निकल गया। और जब वाटर निकालने के लिए एसिड का H+ आयन आता है, वो कैटलिस्ट का काम करता है। एसिड जो H+ आयन देता है, वो H+ आयन से वाटर निकलता है। तो ये रिएक्शन डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, H2SO4, या H+ आयन कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो क्या बन गया? CH3COOC2H5। इसे बोलते हैं हम लोग इथाइल एसीटेट। हाँ बेटा, आप खड़े हो जाओ बेटा लास्ट में। इथाइल एसीटेट का IPC नाम बताइए। इथाइल एसीटेट का IPC नाम बताइए। इथाइल एसीटेट का IPC नाम बताइए। बैठ जाओ, वेरी गुड। एक कार्बन, दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथेन प्लस OH, एथेनोएट। 1-2 कार्बन एथेनोएट, OH लगाते हैं इसमें। क्या लगाते हैं? OH। और ये इथाइल है, तो इसका IPC नाम है इथाइल एथेनोएट। क्या नाम है? देखो बेटा, टाइम वैसे नहीं होना चाहिए, बेकार है। अब आप खड़े रहे, अब बता ना पाए, तो हमें लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बता दिया। इथाइल एथेनोएट, ठीक है। वैसे तुम इंटेलिजेंट हो, हमें पता है। इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट का क्या होता है? गुड बेटा, वेरी गुड। इथाइल एथेनोएट है।
वैसे इसका नाम है इथाइल एसीटेट, ईस्टर बन गया। ईस्टर का सफिक्स होता है OH। अच्छा एक बात बताओ, इसकी मैकेनिज्म को समझना है तो मैकेनिज्म को कैसे समझेंगे? इधर देखिए, H2SO4 क्या देगा जल्दी बताओ। ये मैकेनिज्म है इसकी, H2SO4 H+ आयन दे रहा है, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखिए, इधर सामने CH3COOH, ये H+ आयन कहाँ पर आएगा? तुम बताओ बेटा। H2SO4 भी एसिड है, इधर देखिए H2SO4 भी एसिड है और एसिटिक एसिड भी एसिड है, लेकिन दोनों एसिड अगर एक साथ रख दिए जाएं, एक मिनट इधर देखो, दोनों एसिड एक साथ रख दिए जाएं, क्या दोनों एसिड होंगे? नहीं, ये पावरफुल है, H+ आयन जल्दी देता है तो ये धीरे से देता है, वीक है। तो पहले से ये बॉल फेंक देगा तो इसे लपकना होगा, तो ये प्रोटॉन देगा, ये प्रोटॉन लेगा, ये इन दोनों के साथ जब हो जाएंगे तो ये राजा रहेगा, ये प्रजा हो जाएगी। मतलब ये एसिड रहेगा, ये बेस हो जाएगा। क्यों? एसिड तो एक ही होगा, वो जल्दी H+ आयन दे रहा है तो इसे मजबूरी में H+ आयन लेना पड़ेगा, तो ये बेस हो जाएगा, ब्राउन एसिड बेस। तो H2SO4 और एसिटिक एसिड जब दोनों साथ होंगे तो एसिटिक एसिड बेस की तरह काम करेगा। समझ में आ गया? अब समझिए, अब H+ आयन किसने दिया? H+ आयन किसने दिया? H2SO4 ने। अब वो H+ आयन कौन ले रहा है? ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन लेगा? ये लेगा। यहाँ पर बोलो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए, समझिए, CH3COO, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर प्लस आ गया। ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इसको बॉन्डेड बना लिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब यहाँ पे प्लस आ गया, अब प्लस आ गया। अब वक्त आया है, ऑक्सीजन दबंग है, ऑक्सीजन कार्बन की शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो एल्कोहल आएगा न्यूक्लियोफाइल की तरीके से। देखो इधर, ये एल्कोहल है, एल्कोहल में C2H5OH में ओपन लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। अब न्यूक्लियोफाइल पीछे से इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, वो कहेगा ऑक्सीजन खींच रहे हैं तो इनको खींचने दो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या निकल गया? H2O निकल गया। समझ में आया? और इस पर कमी आने वाली है तो ये लोन पेयर देके इसको बॉन्ड बना लेगा, CH3COOH C2H5। अब बताओ बेटा, ऑक्सीजन पे कमी आ गई, इस ऑक्सीजन ने सहयोग किया इसके साथ बॉन्ड बनाने में, तो CH3COOH C2H5। बोलो बेटा, अब क्या हुआ? कैटलिस्ट का भाई आया, कैटलिस्ट आया, हमने तुम्हें H+ आयन उधार दिए थे, मेरे H+ आयन वापस लाओ। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये देखो, H+ आयन निकाल देगा और ये ले लेकर H2SO4 निकल गया। कैटलिस्ट के कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आई और ये बन गया तुम्हारा क्या? CH3COO C2H5। ये क्या बन गया आपका? ईस्टर बन गया। तो ये एस्टेरिफिकेशन है, यहाँ H+ आयन इस्तेमाल किया जाता है एसिड का OH बॉन्ड तोड़ने में। यहाँ पर एसिड का OH-CO बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल किया जाएगा? H+ आयन। याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर CO बॉन्ड का बीच में बॉन्ड तोड़ना हो, क्लेवेज करना हो, तो क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? एसिड H+ आयन चाहिए। वो H+ आयन यहाँ पर अटैक करेंगे ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास और यहाँ पर वो जुड़ कर जाएंगे और फिर अपने आप ये बॉन्ड ना टूट कर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा चीज़ों का। एस्टेरिफिकेशन में, ईस्टर फॉर्मेशन में CO बॉन्ड टूट रहा है, एल्कोहल का OH बॉन्ड टूट रहा है, और एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है और कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ईस्टर किससे बना? ये बन गया है एसिड और ये बन गया एल्कोहल। एसिड एल्कोहल के मिलने से क्या बनता है? ईस्टर। समझ में आ गया? एक बात और बताएं, आप एसिड की जगह पर एसिड का डेरिवेटिव्स ले सकते हो। क्या ले सकते हो? तो एसिड के डेरिवेटिव से भी हम रिएक्शन कराएंगे। हाँ जी, आप बताओ बेटा, ये रिएक्शन बड़ा ध्यान समझना, ये एसिड है और ये कौन है? एल्कोहल। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ये बता दो। यस, H+ आयन की प्रेजेंस में कैटलाइज हो रही है और यहाँ बन क्या रहा है? ईस्टर। क्या बन रहा है? समझ में आया? इस चीज़ को एलिमिनेट क्या हो रहा है ये मुझे बताओ। इन दोनों के मिलने से कुछ तो निकलेगा, वो क्या निकल गया? वाटर, H2O। समझ में आ गया? तो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, ईस्टर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे एसिड के डेरिवेटिव्स की एल्कोहल से रिएक्शन। अभी किसकी रिएक्शन करा रहे थे हम लोग? एसिड की केवल। अब हम बताएंगे एसिड डेरिवेटिव्स की। इसे नोट कर लो। एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से कराई थी। कौन सा एसिड? H2SO4 नहीं, एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, अब ये बताओ बेटा,
ईस्टर बनाना है मुझे क्या बनाना है? अब हम एसिड की डेरिवेटिव से रिएक्शन कराएंगे। इधर देखो, एसिड के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे। हाँ बेटा, आप खड़े हो जाओ बेटा। हाँ अनुष्का, एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड की डेरिवेटिव्स कोई बताओ। एसिड डेरिवेटिव्स रिएक्शन कर रहा है अल्कोहल से, कोई एक नाम बता दो एसिड डेरिवेटिव्स का। तो सबसे पहले बच्चों को हम बता दें एसिड के डेरिवेटिव्स, नाम बताओ। एक मिनट शांत रहो बेटा प्लीज। हाँ, एसिड का डेरिवेटिव सबसे पहले आपने पढ़ा एसिटिक एनाइड्राइड कभी? सुन लो, CH3COOH, ये कौन है? एसिटिक एसिड, यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर इसकी रिएक्शन डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेट एस्टर्स 4 से करा दो तो क्या निकल जाएगा इसमें से? वाटर। अब बताओ बच्चों, जब वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बना? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड एसिड से ही बना है, इसीलिए एसिड का डेरिवेटिव्स कहलाता है CH3CO का होल ट्वाइस O। ये दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको हम? और IPAC नेम है एथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं? 2। कंटिन्यूटी में नंबरिंग नहीं हो पाएगी, इधर भी 2 कार्बन है, तो एथेनोइक एनहाइड्राइड। एक बार लिखते हैं, सेम चीज़ है, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये एसिड का डेरिवेटिव्स है। अच्छा ये बताओ, ये क्या चीज़ है? जब एसिटिक एसिड की, याद करो, अमोनिया से रिएक्शन करते हैं, तुम्हें याद है, मैंने ये भी पढ़ाया है पहले। अमोनिया को क्या कहते हैं? NH3। तो बच्चों बताओ, H और OH बोलो क्या बन जाएगा? CH3CONH2। इसे कहते हैं एमाइड, एसिटामाइड। एमाइड भी एसिड से बना हुआ क्या है? एमाइड जो है एसिड का ही डेरिवेटिव्स है। अभी आपने क्या पढ़ा? एनहाइड्राइड। अब क्या पढ़ा? एमाइड। कुछ और भी हो तो बता दो। कुछ और भी है, वो ये है एसिटाइल क्लोराइड। तुम्हें याद है, अगर हम इसकी रिएक्शन HCl से कराएं, बच्चों HCl ज़्यादा एसिडिक है कि एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है? गुड। ये गेंद उछालेंगे और ये गेंद लेंगे, हैं दोनों एसिड, दोनों देते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग H+ आयन देते हैं। वो उस राज्य के राजा है, वो उस राज्य के राजा हैं, लेकिन जब एक साथ आ गए तो उनमें जो बड़ा होगा वही राजा रहेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर समझ में आया, तो ये H+ आयन देगा, ये ले लेगा, तो क्या निकल गया? क्या निकल गया? वाटर। वाटर निकल गया तो क्या बन जाएगा? CH3COCl। इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड, एसिटाइल बेटा, एसिटाइल क्लोराइड। समझ में आया? तो अभी तुमने 3 पढ़े डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है? नंबर 1 एसिटिक एनहाइड्राइड, दूसरा कौन है? एसिटामाइड या एमाइड CONH2, तीसरा है एसिटाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। समझ में आया? बोलो, आपके पास अगर बुक हो तो इस पेज को पलटने के बाद में आपको मिल जाएंगे रिएक्शन में, या अल्कोहल वाले चैप्टर में देखना, वहाँ मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। अगर आपको बेटा एस्टेरिफिकेशन करना है तो याद रखिए, एस्टेरिफिकेशन में एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स, इनकी रिएक्शन कराते हैं किससे बेटा? अल्कोहल से, और यू विल गेट ए ईस्टर। क्या प्राप्त हो जाता है? ईस्टर प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया सबके? बोलो बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है, वेरी गुड। अगर आप चाहते हो कि मैकेनिज्म समझ में आ जाए एस्टेरिफिकेशन की, ये दी गई है, एस्टेरिफिकेशन की मैकेनिज्म भी दी गई है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद PCl। हाँ, अगर आप समझना चाहते हो तो मैं इसको दोबारा समझा दूँ, बताओ आ गया? अच्छा ठीक। अच्छा मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बताओ CH3, इधर देखो बेटा, अभी पूछ लेते तुम लोगों से, तुम लोग आता है इसलिए। ये लो, ये अल्कोहल है और अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के डेरिवेटिव से करा दी, इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। तो इसमें क्या निकलेगा, क्या बनेगा? ये OH का बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3COOC2H5। ईस्टर बन गया। याद करो, मैंने अल्कोहल में पढ़ाया था। और इस रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में कराते हैं?
पिरिडीन C5H5N। यही बात हम तुमसे कहने वाले, तुम कह रहे H प्लस आयन की प्रेजेंस में कराएंगे, नहीं कराएंगे। ये रिएक्शन कराएंगे पिरिडीन की प्रेजेंस में। पिरिडीन कौन है? पिरिडीन कौन है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। आपको बता दें पिरिडीन बेस है, और बेस जो होता है वो लोन पेयर रखता है। बेस जो होता है वो लोन पेयर रखता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नहीं, एक भी आपने अपने साथी से बात करना शुरू किया समझ में नहीं आएगा। ये बेस है और बेस के पास लोन पेयर है। साथी अगर बात करे समझ लो तुम्हारा दुश्मन है, इस समय सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो समझने तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। जबकि आप किसी से स्नेह करते हो, जब किसी से आप रियल में आप उसके साथी हो, तो आप उसको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे ना। आप तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, फिर कैसे आपके उसके हमदर्द हो गए? ठीक है, जब देखो, हाँ मैंने एक नॉर्मल बात कही है। अब सुनिए बेटा, ये बेस है और बेस के पास, एक मिनट, बेस के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है। और लोन पेयर क्या करेगा? लोन पेयर प्रोटॉन लेना चाहता है, प्रोटॉन लेना चाहता है। तो पिरिडीन की प्रेजेंस में इसलिए कराएंगे क्योंकि ये बेस है, और बेस क्या करेगा? इसमें से HCl निकल रहा है, और HCl जो निकल रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर तुमने उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया तो यहाँ HCl बनेगा और रिएक्शन बैक गियर में चली जाएगी, फिर से वही बन जाएगा। बात समझने की कोशिश करो। इन दोनों के रिएक्शन से क्या कंडेंस हुआ? HCl। और HCl किसने न्यूट्रलाइज किया है? इन दोनों के मिलने से क्या निकल गया? HCl। और HCl कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेस। बेस कौन ले लिया? पिरिडीन। ना ले पाओ तो बेस लिख दो। समझ में आ गया? क्योंकि रिएक्शन रिवर्स में हो जाएगी अगर बेस नहीं लिया। समझने की कोशिश करिए। चलिए छोड़िए, ये बात समझ में आ गई। अभी हम आपसे पूछ रहे, ये हम कहाँ पहुँच गए? अल्कोहल में। तुम्हें याद नहीं, मैंने अल्कोहल में यही सब बातें बताई थी। अभी एसिड डेरिवेटिव्स में आप एक काम करिए बेटा प्लीज़। अगर एसिड डेरिवेटिव्स में आप एसिटिक एनाइड्राइड ले लो, मैं एक एक रिएक्शन बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता आगे बढ़ जाऊँ, अभी फिनिश हो जाती है आपकी। तुम बताओ ये कौन है? एसिटिक एनाइड्राइड। इसकी रिएक्शन करा दो अल्कोहल से। इधर देखो, एथिल अल्कोहल से, तो OH बॉन्ड टूटेगा और ये क्या निकल गया? गौर से देखो, CH3COOH और प्लस बन गया तुम्हारा CH3COC2H5, बन गया एस्टर। बच्चों बताओ, इन दोनों के एसिटिक एनाइड्राइड और अल्कोहल के मिलने से क्या बन रहा है? ईस्टर। ये एसिड डेरिवेटिव से अल्कोहल एसिड निकल रहा है, तो इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? अब बेस नहीं लेंगे, यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ निकल रहा था HCl, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो उस रिएक्शन को प्रभावित करेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो सकती थी। ये वीक एसिड है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मली इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए H प्लस आयन की जरूरत पड़ेगी। बोलो क्यों जरूरत पड़ेगी H प्लस आयन की? बताओ। H प्लस आयन हमेशा याद रखना CO बॉन्ड तोड़ता है, और एसिटिक एनहाइड्राइड में CO बॉन्ड है। ये देखो, बोलो बेटा, CO बॉन्ड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। जैसे तुम्हें याद है एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई थी, तब हमने H2 लिया था H प्लस आयन, तो वो कहाँ अटैक करता था? O के पास। फिर यहाँ प्लस आता तो ये खींचेगा, तभी तो ये निकलेगा। बोलो, तो CO का बॉन्ड तोड़ना हो एसिड डेरिवेटिव से या एसिड से, तो तुम्हें H प्लस आयन लेना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन कैटेलाइज होगी H प्लस आयन की प्रेजेंस में। है 2 एथेनॉल ले लें। हाँ बिल्कुल सही बात, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड निकला, तो आप एक काम करिएगा, अल्कोहल के 2 मोल ले लीजिएगा, तो ज़्यादा यील्ड मिलेगी ईस्टर की, डबल यील्ड मिल जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए आप। देखो ये सब रिएक्शन आपकी अल्कोहल चैप्टर में है, अगर आप गौर कर रहे हो, और वही चीज़ हमें यहाँ बड़ा अच्छे समझा रहे हैं, जबकि इसमें नहीं दिया है। और हमें पता है ये क्वेश्चन आता है, ईस्टर फॉर्मेशन इसमें है। ईस्टर बनाने के लिए एसिड का CO बॉन्ड टूटता है, बोलो, और अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है। तो हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड इन एसिड। समझ में आ गया? इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है रिएक्शन। देखो काफ़ी डिस्कशन कर लिया इस पे ईस्टर पर। अब थर्ड नंबर पे आ जाओ, रिएक्शन विद PCl5 PCl3। हो गया बेटा? नोट कर लीजिए। हाँ बेटा,
देखिए बेटा, रिएक्शन विद, इधर देखो बेटा प्लीज़, बातें नहीं, कितना जो है प्लीज़ कहना पड़ता है, फिर भी दया नहीं आती है। देखो PCl5, PCl3, SOCl2, PCl5, चलो बताओ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, याद करो एल्किल हैलाइड चैप्टर की। ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये क्लोरीन देते हैं, OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा। तो तुम्हें याद होगा एसिटिक एसिड है, हम लोग एसिड पढ़ रहे हैं, बोलो एसिड में इन तीनों में से कोई भी डाल दीजिए आप, इन तीनों में से कोई भी आप यहाँ डाल दीजिए, OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, CH3COCl बन गया। समझ में आ गया? इन तीनों में कॉमन चीजें, ये तीनों रिएक्शन दिए, देख लो एक बुक में एक बार, RCOCl, RCOCl, RCOCl बन रही हैं। पूरी रिएक्शन कहाँ जाएगा? अरे क्यों जाएगा तो समझ लो क्यों जाएगा। CH3COOH है, अगर इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराओ, SOCl2 से, थायोनिल क्लोराइड से, तो बेटा देखो HCl गया प्लस ये ऑक्सीजन पूरा SO के साथ मिलकर क्या बना देगा, SO2 गैस, और ये वाला Cl आपका इसके साथ लग जाएगा, बन जाएगा CH3COCl, CH3COCl। रेजोनेंस स्टेबल था, रिएक्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सब बातें क्वेश्चन के आधार पे चलती हैं। यहाँ तुम किससे रिएक्शन करा रहे हो? थायोनिल क्लोराइड से। समझ में आ गया? और थायोनिल क्लोराइड से हमने पढ़ा है कि थायोनिल क्लोराइड Cl देता है, बोलो, यहाँ उसको ऑक्सीजन मिल जाती, बॉन्ड का क्लेवेज हो जाता है। जैसी रिएक्शन हो उसके आधार पे चीज़ें बात की जाती हैं। कोई प्रैक्टिकल करने पर ये चीज़ बन गई, उसके आधार पे चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ कौन से बॉन्ड टूट गए? OH भी टूटा, CO भी टूटा, बोलो। और क्या हमने अभी तुमसे क्या कहा? इधर देखो CH3COOH, हमने अभी एक बात आपसे कही है याद रखने के मामले में, OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, तीनों के केस में। पूरी रिएक्शन लिखना, पूरी लिख लो। मैं आपसे ये कहूँ CH3COOH है, इसके 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए। कितने मॉलिक्यूल ले लें? 3। और इसकी रिएक्शन करा दें PCl3 से, तो पता बेटा 3 Cl यहाँ लगेंगे और 3 OH जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3COCl प्लस H3PO3। लो बेटा, इसका नाम क्या बन गया? फास्फोरस एसिड बन गया। बोलो, फास्फोरस एसिड बन गया। अब आपको रिएक्शन पूरी करना हो तो पूरी कर लीजिए, इसमें लिखी है, नहीं तो मैंने क्या तरीका याद रखने बोला है? OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, तीनों के द्वारा। हाँ तो मैं मना कब कह रहा हूँ? यहाँ पर OH माइनस जा रहा है, उसकी जगह कौन आ रहा है? Cl माइनस आ रहा है। अब तुम ये कहना चाहो कि OH माइनस यहाँ से आयनाइज हो गया है अपने आप, ऐसा तो है नहीं। यहाँ कौन सा बॉन्ड टूटा है? CO। किसकी वजह से टूटा है? कोई ना कोई तो यहाँ पर लोन पेयर पे ये इंटरेक्ट करेगा, बोलो। यहाँ पर ये बॉन्ड जो है तभी टूटता है, कहाँ पर? अभी तुमने पढ़ा था H+ आयन CO बॉन्ड तोड़ने में मदद करता है, बोलो। अब इस रिएक्शन में क्या लिखा है? द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव लाइक दैट ऑफ एल्कोहल। इसने साफ चिल्लाया है, एल्कोहल में यही रिएक्शन एल्कोहल में कराई, तुम लोग भूल गए हो। C2H5OH में याद करो, थायोनिल क्लोराइड से OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, तब एल्किल हैलाइड हेलो एल्किन बना था। हेलो एल्किन की प्रिपरेशन में, बोलो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। तो इसमें क्या लिखा? द हाइड्रोक्सिल ग्रुप माने जानते हो जी OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव लाइक दैट ऑफ द एल्कोहल, एल्कोहल की तरह काम कर रहा है। इट इज इजीली रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम ऑन ट्रीटिंग विद PCl5 PCl3 थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ अदर 2 प्रोडक्ट आर गैसियस एंड एस्केप द रिएक्शन मिक्सचर। इसमें लिखा है कि हम थायोनिल क्लोराइड क्यों प्रीफर करते हैं, उससे अच्छी मात्रा क्यों मिलती है, HCl SO2 गैस निकल जाती है। वही बात लिखी जो वहाँ लिखी थी। हाँ बोलो, अब बोलो थोड़ा तेजी से, कस के बोलो। SOCl2 क्लोरीन देगा? ये सब के सब Cl दे रहे हैं। हाँ हाँ
इनकी मैकेनिज्म एक ही होती है, नहीं समझ में आ गया? हर एक की मैकेनिज्म एक सी नहीं होती है। अभी हमने क्या कहा आपसे, आपको इतना याद रखना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अगर तुम इसकी मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो इनकी फिर मैकेनिज्म होती हैं, समझ में आ गया? इंटरनल फिर बकायदा बनाने चाहिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। हम उस पर अभी नहीं जा रहे, हमारा भी इतना टाइम है कि OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, इतना समझना है तुम्हें। हाँ, क्योंकि अभी होता क्या है कि अब जरूरत नहीं पड़ रही है, अभी फिलहाल जरूरत पड़ेगी तो फिर बताएंगे। फिर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म ही हो पाएगी 40 मिनट में, समझ में आ गया? पूरी बात समझो। और वैसी बात हमने SN1 SN2 पढ़ाई भी है। SNI थायमिल क्लोराइड के केस में होती है, तो इसी तरीके से यहाँ भी रिएक्शन होगी। और हमने आपसे क्या कहा, इधर देखो, इधर देखो, CH3COOH, तो अल्कोहल में भी यही तो होता था, बोलो। तो वहाँ पर भी ये जाता था, यहाँ पर भी ये जाएगा। और ये कब तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, हमने कुछ झलक भी दिखा दी आपको उसकी तोड़ने की। तो जब तक इससे इंटरेक्शन नहीं होगा लोगों का, तब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब तुम समझदार हो, समझ जाओ। जैसे यहाँ H+ आयन आता, वैसे कुछ और भी इंटरेक्ट करेगा उससे, ठीक है? चलो, हमें याद रखना है अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एसिटिक एसिड का OH अल्कोहल के समान जाता है, Cl माइनस आता है, सेम उसी तरीके से रिएक्शन हो रही है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखिए, इधर देखो, रिएक्शन विद अमोनिया। हेलो बेटा, रिएक्शन विद अमोनिया, इधर देखो, रिएक्शन विद अमोनिया मिल गई सबको? देखो बताओ बच्चों, अगर हम लोग एसिटिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं, खड़े जाओ बेटा, एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं, एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ, एमाइड बनेगा। क्या बनेगा बिटिया? खड़ी से बुला लो। रिया को कह रहे हैं। हाँ बेटा, रिया खड़ी जाओ। हाँ बताइए, एसिटिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? CH3COOH की अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? अमोनियम एसीटेट। वेरी गुड बालिका, इधर देखो कितनी अच्छी बच्ची है। अमोनियम एसीटेट बनेगा। क्यों बनेगा बेटा? अमोनिया कौन, प्लीज़ सुना करो ध्यान से, अमोनिया कौन है? एसिड। हाँ, अमोनिया ये एसिड है, फिर ये कौन है? बेस। हाँ, तो उल्टा क्यों बोल गई? ये एसिड है, ये बेस है ना। ध्यान से मत आइएगा दूसरे के, अपनी बुद्धि लगाइएगा। हाँ, ये बेस है क्यों है? उसके पास 2 हाथ 2 पैर है, उसके पास लोन पेयर है। तो वो कहाँ बोला था? वो हमने बोला है, इसके पास लोन पेयर है। अच्छा, तुमने मैंने बोल दिया, ठीक है, अब मन से बात करेंगे। लोन पेयर यहाँ पर है, लोन पेयर है तो बेस है। अब बेटिया इधर बताओ, ये खींचेगा H+ आयन देगा, H+ आयन अमोनिया के पास आएगा तो क्या बनाएगा? CH3COO माइनस NH4+। इसका नाम क्या है? अमोनियम एसीटेट। क्या नाम है? यही तो आप बता रही थी बेटा, यही फार्मूला है कि कुछ और है? अच्छा, अब हाँ, अमाइड अब बन जाएगा, अब बना देगी अमाइड। बताओ बेटा, अब क्या करेंगे इसका हम? 1 मिनट, अभी बताएगी रिया। बताओ इसका क्या करेंगे? अब हम उठा के फेंक देंगे कि इसको? क्या, इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने पर अच्छे खासे लोग निकल जाते हैं, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और डिकम्पोजिशन होने से तुम्हें हंसी आ जाएगी। क्या हो जाएगा डिकम्पोजिशन से? इसमें से H2O निकल जाएगा, है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस क्या फैल गई है जो तुम्हें ज़्यादा हंसी आ रही है? CH3CONH2, ये बन गया एमाइड। ये कौन है? एमाइड। एमाइड की पहचान क्या होती है? CONH2। इतना टाइम क्यों लगाते हो? आप डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते थे। ये वाली कैसे कर सकते थे? CH3COOH अमोनिया NH2, ये लो, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं और ये बन जाती रिएक्शन एमाइड। बोलो, समझना है ज़्यादा तो ऐसे कर दीजिए, अमोनियम एसीटेट। इसको बुलाओ बेटा। दिन में तारे नज़र आ रहे हैं क्या? इधर देखो, थोड़ा ध्यान दो बेटा,
अच्छे बच्चे हो, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन गैब्रियल पिथेलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। देखो आप नीचे रिएक्शन दी गई है। आई थिंक इसमें पूरी रिएक्शन नहीं है, मैं केवल उसमें पिथेलामाइड बनाया गया है। पूरी रिएक्शन एमीन वाले चैप्टर में है। गैब्रियल पिथेलामाइड सिंथेसिस से प्राइमरी एमीन बनता है, वो इसमें नहीं दी गई है। इसमें केवल देखो एमाइड बनाना बताया गया, इमाइड। अभी हमने एमाइड पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे इमाइड। अब तुम कहोगे सर इमाइड क्या होता है? ये था एमाइड, एमाइड की पहचान है ये, और एक होता है इमाइड। सुनो बच्चों, दो बात याद रखना, एक होता है एमीन, एक होता है इमीन, एक होता है एमाइड, एक होता है इमाइड। इनको अगर ध्यान रखोगे तो बहुत कुछ बातें सीख जाओगे, ठीक है। एक एमीन है तो उसका इमीन है, एक एमाइड है तो उसका एक इमाइड भी होता है। क्या होता है? एमीन में होता है RNH2, याद आया, कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हो। और अगर इमीन की बात करें, डबल बॉन्ड NH होता है कार्बन से। अगर कार्बन से NH2 जुड़ा है तो एमीन है, और कार्बन डबल बॉन्ड NH है तो इमीन है। एमाइड होता है CONH2, याद आया, CONH2। और इमाइड होता है CO 2 बार NH, यानी CO, इधर भी CO और यहाँ पर NH, इसे इमाइड कहते हैं। और जहाँ CONH2 होता है उसे एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। हमने पूरी बात बता दी। अब हंसते रहो, हंसते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर इंसान को एक दिन समझ में आता है उसकी औकात क्या है। समझ में आ गया? नहीं, हकीकत बात है। उसे अभी उस समय नहीं समझ में आता जब उसे चीज़ों को सीरियस होना चाहिए। जब समझ में आता है, जब चीज़ निकल चुकी थी हाथ से, तब एहसास होता है कि ये वक्त हमारे लिए कितना ज़रूरी था, कि ये वक्त हमारे लिए उस समय वाला वक्त कितना ज़रूरी था। तुमने देखा होगा कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, आप देखना उसकी मतलब उसके बारे में बहुत अच्छी, मतलब उसके प्रति दया, उसके प्रति लगता है काश ये और रुक जाता तो हम उसकी सेवा कर लेते। कोई व्यक्ति जनरली लाइफ में अपनी जल्दी चला जाता है तो बहुत मिस करते हैं लोग, अरे ये होता वो होता, बोलो। तो ऐसा ही हमेशा याद रखो, हमें अपने समय जब यूटिलाइज़ करना चाहिए, जैसे इस समय पे फोकस करना चाहिए तो 100% फोकस करिए। समझ में आ गया? ऐसा ना हो कि हम बाद में जब एग्ज़ाम में बैठें तब हम उस चीज़ को एक दिन पहले याद करें, तो क्या मतलब उसको। थोड़ा समय ध्यान दो। ये आपने ऊपर से अमाइड बनाया, यही नोटिंग की अभी आप समझे नहीं। अब यही तो प्रॉब्लम है, हमने एमाइड बनाया, अब इमाइड बनाएंगे। अभी बनाया कहाँ है? ये कुछ नहीं, ये आपको समझाया, आप डायरेक्ट कर दीजिए ऐसे। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। अमोनिया में कभी NH बॉन्ड नहीं टूटता जल्दी, बोलो। ये रिएक्शन सही है, ये बेस है, ये एसिड है, ये ब्राउन एसिड एसिड है, ये ब्राउन एसिड बेस है। वो आपको बता दिया कि आप जल्दी से रिएक्शन कर दो, लेकिन लॉजिकल ये गलत है ना। ये तुम बताओ एसिड क्या देता है? एक मिनट बेटा, रिया, एसिड क्या देता है? H+ आयन। OH देगा क्या? ये H+ आयन देगा क्या? अरे वो तो समझा दिया, बॉन्ड तोड़ते हुए जल्दी से हो गया, एमाइड बन गया। लेकिन रियल में क्या है? ये बेस है, ये एसिड है। ये प्रोटॉन देता है, ये प्रोटॉन लेगा। अब सुनो, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। हाँ बेटा, हम बाद में बताएंगे। सुन तो हमने लिया, इधर देखो बेटा, ठीक है, इधर देखो। CH3COOH, CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। अच्छा ये बताओ, इसकी रिएक्शन कराएंगे NH3 अमोनिया से, तो हाँ बेटा रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते केमिस्ट्री बड़ा ध्यान रहते हैं, बाकी सब वर्डों के अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है, आप जिस चीज़ में काम करते हो उसमें वही चीज़ पे फोकस रहता है, बाकी चीज़ कोई मतलब नहीं। अमोनिया है, इधर देखिए, अमोनिया है, तो अमोनिया बेस है, ये एसिड है, क्या बनने वाला है सबको पता है, अमोनियम एसीटेट, ठीक है, अमोनियम एसीटेट। क्लियर हो गया? बोलो बेटा, अमोनियम एसीटेट। अब अभी ये बार बार बताने की जरूरत नहीं। इसमें क्या होगा जल्दी बताओ, ये क्या होगा गर्म करने पर? क्या बनेगा? CH3CONH2,
CH3CONH2। आपके दिमाग में ये चल रहा है सर ये दो पैरेलल रिएक्शन क्यों कर रहे हैं एमाइड की। ये बन गया हमारा एमाइड। क्या बन गया? अगर इस एमाइड के दोनों मॉलिक्यूल को गर्म करें, हीट करें, तो यहाँ से निकल जाएगा अमोनिया। क्या निकल गया? इसका H, इसका NH2। अमोनिया गैस निकल गई। अब यहाँ पर बन गया CH3CO डबल बॉन्ड NH। इसे कहेंगे इमाइड। ये बात समझने की कोशिश करो। हमने आपसे क्या कहा? चलो बताओ बेटा, आप खड़े जाओ, निहार का बेटा। हाँ बताओ, ये इसका नाम है एसिटामाइड। क्या नाम है? एसिटामाइड। एसिटामाइड दो है। क्या गर्म करने पर क्या निकल गया? अमोनिया। इसका NH2, इसका H। तो अब इधर देखो, इसका NH इन दोनों से मिल गया, इस बॉन्ड से, इससे मिल जाएगा। ये बन गया तुम्हारा इमाइड। इमाइड बन गया। तो अमोनिया, एक मिनट, अमोनिया कब निकलेगी? अमोनिया बेस है कि एसिडिक? बेस है। तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन को कैटलाइज करने की एसिड की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? तो इसलिए एमाइड के दो मॉलिक्यूल्स को गर्म करिएगा, इमाइड बन जाएगा, अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी। समझ में आ गया? कौन सी गैस लिबरेट होगी? अमोनिया गैस। नोट कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तब अमोनिया गैस निकलेगी। समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, हाँ बेटा बताओ बच्चों, ये कौन है? बताओ बेटा, ये कौन है? हाँ बेटा अर्पित, इसका नाम बताओ क्या है? थैलिक एसिड। पी साइलेंट होता है, मैंने एक बार बताया था। थैलिक एसिड, बुक में देखो, अमोनिया के साथ रिएक्शन करो। अमोनिया के साथ रिएक्शन करना आता है? एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो बिना कहे बता दो क्या बनेगा? अरे बेटा तुम बताओ, एसिड की, ये कौन है? दो COOH बेंजीन से लगे हैं पास पास आर्थो पर। थैलिक एसिड, पैरा पैरा बोलते तो टर्पिथैलिक होता, TER। ये थैलिक एसिड है, इसका कॉमन नेम थैलिक एसिड है, पी साइलेंट है। थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराओ, तो अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो क्या निकल जाएगा? तो यहाँ पर बन जाएगा, डायरेक्ट बता दूँ, डायरेक्ट बना दीजिए CONH2। इसका नाम क्या है? एमाइड। क्या नाम है? तो थैलिक एसिड से पिथेलामाइड बना, तो इसका नाम क्या हो गया? अमोनियम पिथेलेट। और थैलामाइड पी साइलेंट है, एमाइड क्या बन गया? पिथेलामाइड। अब पिथेलामाइड से पिथेला इमाइड बनेगा। बस स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से क्या निकल जाएगा बिटिया? पारुल बेटा, क्या नाम है? पायल है। बताओ क्या निकल गया? स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे अमोनिया गैस निकल गई। क्या बन जाएगा? पिथेला इमाइड। हाँ गुड। तो इमाइड में क्या हो जाएगा? इमाइड में CO, यहाँ पर COH, यहाँ NH हो जाएगा। इमाइड बन गया। इमाइड फार्मेशन हो गई यहाँ पर। समझ में आ गया? इमाइड फार्मेशन। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करिए। इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे गैब्रियल पिथेलामाइड सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। क्या करें? H+ आयन की प्रेजेंस में किसको करें? अरे वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर अमोनिया वहाँ रुकेगी नहीं, उड़ के चली जाएगी। अगर अमोनिया गैस वहाँ रहती तो बेस होती। ये कहना चाहते हो? ये हाँ, तो पिथेलामाइड बन तो गया है। क्यों H+ आयन की प्रेजेंस में करा रहे? ये खुद H+ आयन देगा, ये H+ आयन देगा, इसके पास आएगा, अमोनियम बन जाएगा, साल्ट, अमोनियम एसीटेट टाइप का। फिर हीटिंग करेंगे, भूल गए तुम? अभी हमने बताया था ये बनेगा। कहाँ H+ आयन यहाँ चाहिए? ये H+ आयन खुद देगा और ये अमोनिया ले लेगा H+ आयन, साल्ट बन गया। गर्म करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यहाँ पर निकलेगा वाटर। वो तो हमने तब बताया था जब ये रिएक्शन होती है लास्ट में, स्ट्रॉन्ग हीटिंग से अमोनिया गैस निकलती। कहाँ पर? ये तब कहा था एसिड ले सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे अमोनिया गैस है, वो वहाँ रुके नहीं, स्केप कर जाएगी, वहाँ से भाग जाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। केवल मात्र 1, 2, 3 रिएक्शन बची और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। पीछे आपका बस एक रिएक्शन है, वो तो सिंपल से, वो है आर्थोमेटा डायरेक्टिंग वाली। बेटा अब हम 3 रिएक्शन के लिए हम ये चैप्टर को बार में नहीं पढ़ाएंगे। अभी हम इसके बाद चालू करेंगे एल्कोहल, वो सॉरी कल चालू होगा एल्डिहाइड और कीटोन। हाँ, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा कल। रिएक्शन एंडिंग COOH ग्रुप। अब वो रिएक्शन पढ़ेंगे
अब ये रिएक्शन जो बता रहे जिसमें COOH पूरा इन्वॉल्व होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत सारे कन्वर्जन में आती है। अब इस रिएक्शन में बच्चे क्या करते हैं गलती, जब आपको COOH हटाना हो, जब आपको COOH ग्रुप हटाना हो तो उसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ये याद रखिए। डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं हम, याद आया। इधर देखो, जब CH3COOH है आपके पास और यहाँ पर लिख के आ जाओ सोडा लाइम। इधर देखो बेटा, सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है NaOH + CaO, याद आया। इसकी प्रेजेंस में आप COOH हटाकर उसकी जगह H लगा दीजिए, एल्केन बन गया मीथेन। तो डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बन जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं सोडियम साल्ट ले लीजिए, तो सोडियम साल्ट इसकी कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराते हैं पहले, और कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम साल्ट बनेगा, और सोडियम साल्ट की रिएक्शन करा देंगे सोडा लाइम से। सोडा ये है, लाइम ये है। लाइम क्या है प्लीज़? सोडा हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, इसमें नमी होती है, इस नमी को ये सोख लेगा लाइम। तो सोडा लाइम प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और बन जाएगा एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। चलो बताओ बच्चों, इसका नाम क्या है? क्यों बात कर रहे हो जो समझा रहे हैं? इधर बताओ, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बाद में बात कर लेना। सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट है। हाँ हाँ, सोडियम बेंजोएट, ये है सोडियम एसीटेट। नहीं तो हम तो लेंगे, हम ये बोल रहे, ये बताओ ये सोडियम बेंजोएट है तो मान लोगे क्या? आपको तुरंत अलर्ट होना चाहिए। सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। इसकी रिएक्शन किससे करा दें? किससे करा दें? सोडा लाइम से। क्या बन जाएगा बताओ? क्या बन जाएगा? बेंजीन। COONA हट जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। समझ में आ गया? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? तुम्हें याद है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनाते हैं एल्केन। तुम्हें हम थोड़ा सा पहले की कुछ 11th क्लास की मेमोरी तुम्हें याद में दिलाएं। अगर आपसे कहें ए बेटा एथेन, एथेन को क्या कहते हैं? CH3CH3। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एथेन कैसे बनता है बता दो कोई? एथेन कैसे बनता है? कोल्बे प्रोसेस बताओ एथेन बनाने की, तुम्हें याद आ जाएगी तुरंत। हाँ बेटा, सोडियम साल्ट आप लेंगे, कोल्बे प्रोसेस होती है, एल्कली मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। नहीं तुम समझे, जब प्रोसेस समझ में आ गई सोडा लाइम वाली। एक और होती है डीकार्बोक्सिलेशन की, वो मुझे बताइए। डीकार्बोक्सिलेशन ये भी है, इसमें भी COOH हट के H आ रहा है, ये नोट कर लिया? आप मुझे ये बताओ, जैसे हम आपको बता रहे सोडियम साल्ट ले लिया आपने, जैसे ये सोडियम साल्ट है, ये कौन है बताओ? ये कौन है बेटा? ये प्लस है, ये माइनस है, एनोड है, कैथोड है, याद आया? और इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाओ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस बार तुम्हारे सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अब टाइम नहीं तो क्वेश्चन पूछते आपसे। देखिए इधर, यहाँ पर क्या करते? यहाँ पर क्या है? सोडियम साल्ट ऑफ, सोडियम साल्ट ऑफ, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ले लिया, जैसे CH3COONA, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, और इक्को सोल्यूशन ले लिया। इसकी क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। बोलो, तुम्हें याद हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट में पूछते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन एट एनोड एंड कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आ गया? ठीक है। और डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऊपर कई क्वेश्चन है। तो इधर देखिए, यहाँ पर क्या है? सोडियम, सोडियम क्या है? ये एसीटेट, इसका इक्को सोल्यूशन ले लिया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट डाल दिया हमने, तो एनोड पे क्या बनेगा? एनोड पर देखिए पहले, सोडियम एसीटेट वाटर में किस में टूट जाएगा? जल्दी से बताओ। एसीटेट आयन में और Na+ में, याद आया? और वाटर इलेक्ट्रिक करंट डालने पे किस में टूटेगा? H+ और OH- में। तो एनोड पर ये वाला पोर्शन आएगा, माइनस वाला। एनोड प्लस का होता है CH3COO-। ये कौन सी सेल है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक और होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वहाँ पर एनोड कौन होता है? माइनस का होता है। यहाँ एनोड का है? प्लस का होता है। वहाँ एनोड माइनस का क्यों होता है? नहीं, उस पूरी रॉड पे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। देखिए इधर सोडियम एसीटेट की अगर हम बात करते हैं, तो सोडियम एसीटेट के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लेंगे? यहाँ पर जल्दी देखिए ध्यान से, 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने, ले लिए। और ये किस में टूट जाएंगे? अगर आपको याद हो,
ये किस में टूट जाते हैं, सी, यहाँ से फ्री रेडिकल, पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पहले यहाँ से क्या निकलेंगे, पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और दो मॉलिक्यूल रेडिकल फॉर्म में बन जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रॉन निकल गए, दोनों दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, माइनस ने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए एसीटेट ने। अब ये बचा फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल चाहेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन CO2 बना लेगा। क्या बना लेगा, तो कितने CO2 बन जाएंगे, 2 CO2, और ये CH3 मिलकर क्या बन जाएगा, एल्केन। क्या बन गया, एल्केन, ईथेन बन गया। तो मैं ये कह रहा हूँ एल्केन बना, किससे बना एल्केन, सोडियम एसीटेट से, एसिड से ही बना, तो इसमें भी COOH गायब हो रहा है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड ए डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चे के दिमाग में ये रहता है सर डीकार्बोक्सिलेशन बताया तो सोडा लाइम याद रहता है हमेशा। अरे मेरे भाई सोडा लाइम के अलावा भी और भी रिएक्शन है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। समझ में आ गया। 11th में एल्केन चैप्टर में थी, किस में थी, एल्केन में, एथेन बनाने में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेन। मेथेन नहीं, इस कोल्बे प्रोसेस से मेथेन नहीं बन सकता, एथेन बनेगा। समझ में आ गया। मेथेन अगर बनाना है तुम्हें तो कौन सी रिएक्शन है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड की सोडा लाइम से रिएक्शन कराओ, यू विल गेट ए मेथेन जस्ट लाइक बेंजीन। समझ में आ गया। लेकिन तुम्हें एथेन बनाना है, एक से अधिक कार्बन बनाने हैं, तो तुम्हें जब सोडा लाइम याद नहीं आएगी, तो तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस याद आएगी। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, हेलो बेटा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ले लिया, पानी में डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, इलेक्ट्रिक करंट डाला, एनोड पर क्या बना, एनोड पे दो चीजें बनी, CO2 गैस और एथेन गैस, CO2 गैस, एथेन गैस। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। एसीटेट आयन पे माइनस चार्ज था, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और ये रेडिकल बन गया, और रेडिकल ये टूट गया, एथेन बन गया, दोनों जुड़ गए और CO2 गैस निकल गई। अब क्या बचा कैथोड पर, कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो अब जब यहाँ पर कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर कैथोड पे कौन आएगा, इधर देखो कैथोड, इधर देखो, इधर देखिए, ये तुम्हारा साल्ट है Na+ में टूटा था, पानी में हाई वोल्टेज करंट डालोगे वाटर में, तो वाटर में भी तो क्या प्राप्त होगा, H+ और OH। बच्चों बताओ कैथोड काय का होता है, माइनस का, माइनस के पास कौन आता है, प्लस, और प्लस कौन है यहाँ देख लो, H+ Na+। लेकिन डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, H+ आयन का। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही कैथोड पर रिड्यूस होगा और एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा। समझ में आ गया। एक डिस्चार्ज पोटेंशियल का क्रम दिया, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड, यू शुड रिकॉग्नाइज अबाउट द डिस्चार्ज पोटेंशियल। इफ यू आर फैमिलियर विद द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देन यू कैन डिस्क्राइब अबाउट द डिस्चार्ज पोटेंशियल आल्सो। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा, वही कैथोड पर रिड्यूस होगा। तो सुनो बच्चों, कैथोड पर Na+ नहीं आएगा, इसमें यहाँ Na+ भी है, H+ आयन भी है, लेकिन कौन आएगा प्लस वाला, H+ आएगा। क्यों आएगा H+ वाला, बोलो, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसीलिए वो कैथोड पर जाके डिस्चार्ज हो गया। समझ में आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से तुमने एथेन बनाया, इसमें भी डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन। लास्ट रिएक्शन लिखिए, हैलोजिनेशन। अगर हम बात करें, प्लीज बेटा, लास्ट है, लास्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन, लिख लीजिए हैलोजिनेशन। आपके शोरगुल करने से हम छोड़ देंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इधर सुनिए, हेल बेल्हॉर्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। 2022 में ये रिएक्शन अवश्य आएगी। अब आप पढ़ना चाहो पढ़िए, हेल बेल्हॉर्ड। बैठे देखिए, मैं कॉमन भविष्यवाणी करता हूँ, जिसमें पेपर डेंजर आए तो आप कर सको, हर तरीके का। सरल तो सभी कर लेते हैं। HVZ, इसमें क्या करेंगे, हेल बेल्हॉर्ड जेलिंस्की रिएक्शन। प्लीज
हेल बेलॉर्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, मैंने कहा ये आएगी, बहुत 2 मिनट की रिएक्शन है, बात कर लो या 2 मिनट में समझ लो। देखो CH3COOH, बाहर चले जाओ आप, अब कोई यहाँ से बीच में बात करेगा बाहर निकल जाएगा। CH3COOH, मैं कह रहा हूँ CH3COOH। एक दिन अगर हम ज़्यादा पढ़ा देंगे इतनी देर में आप कुछ हो नहीं जाएगा, मेरी आदत आपको पता है। एक दिन की बात है, देखिए। अच्छा बताओ बेटा, हेल बेलॉर्ड जेलेंस्काई रिएक्शन क्या है? चलो बेटा आप खड़े हो जाओ। रिया, इसका नाम बताओ। एसिटिक एसिड। अगर हम इसमें क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे Cl2 से, और Cl2 से कराएंगे और इसमें रिएक्शन लिखी है रेड फास्फोरस और हेलोजन की रिएक्शन, ये हेलोजन है, Cl2 क्या है? तो यहाँ पर बन गया CH2Cl और COOH। अब आप बताओ ये क्या बन गया? अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, इसकी बात समझने की कोशिश करो। अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, आपसे हम अभी भी कह रहे हैं अल्फा हैलो एसिड, ये वर्ड कई बार पूछा गया और बच्चे पढ़ लेते, नहीं समझ में आता है। अल्फा हैलो एसिड, आपसे कहा जाए अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाए जाते हैं, बहुत इजी रिएक्शन है। अल्फा, इधर समझो बेटा, ये कार्बन कैसा है? ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। कैसे? किसी फंक्शनल ग्रुप के पास में जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उस पर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन हो गया। क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये H हट जाएगा, ये H हट गया, ये यहाँ से यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और 3 में से कोई एक H हट जाएगा और Cl लग गया। इसका नाम बताओ बेटा, 1 मिनट, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, या इसको क्या कह सकते हैं? 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड, 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो हेल बेलॉर्ड जेलेंस्काई रिएक्शन समझ में आ गई? आपको अल्फा हाइड्रोजन हटाना है, अल्फा हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह हेलोजन लगाना है। समझ में आ गया? ठीक है बेटा। इसकी मैकेनिज्म बताओ सर।